हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो देखिए, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान एनएचएम 2025 जो अभी लैब टेक्नीशियन का पेपर हुआ, उसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। डिटेल में क्वेश्चंस को समझेंगे, उसका आंसर देखेंगे। जिन लोगों ने एग्जाम को दिया था वो लोग हमें कमेंट करके बताएंगे उनके कितने आंसर क्वेश्चन सही हुए हैं। और जो लोग पहली बार यानी जिन्होंने अभी एग्जाम नहीं दिया है, जो लोग इसका एनालिसिस करेंगे वो भी क्वेश्चन को साथ में करते हुए चलेंगे, ताकि लास्ट में वो देख पाए, समझ पाए कि हमने कितने क्वेश्चन कर पाए। ये आज के एग्जाम पैटर्न है, मतलब जो जैसा आज पेपर पूछा जा रहा है, आने वाले पेपर में आप देखेंगे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पेपर एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको आनी ही चाहिए। एक और चीज यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिलेगी, जब ये आप पेपर कर रहे होगे तो आप यहां पर देखोगे कि हार्ड क्वेश्चन जो है मुश्किल से 2 या 3 या 4 ही हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आप बेसिक लेवल के देखोगे और बहुत सारे क्वेश्चन कैसे जो है आपके ऑप्शन से निकलेंगे, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। मेरा नाम है मनीष भाई पटेल। चैनल पर अगर पहली बार आए हो मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। लैब टेक्नीशियन से रिलेटेड चाहे वो इन्फॉर्मेशन हो चाहे वो क्लासेस हो, यहां पर आपको बेहतरीन लेवल का कंटेंट कराया जाता है। अगर आप पहली बार आए हो तो मेरे भाई इस क्लास को करिएगा, उसके बाद आप खुद ही डिसाइड कर लेंगे कि हाँ, यहां पर क्वालिटी कंटेंट आपको मिलता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, मम्स। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? जो मम्स होता है, इफेक्ट विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी। जो लोग हमसे क्लास कर रहे होंगे, अभी ज्यादा से ज्यादा 15 या 16 क्लासेस हुई होंगी, उन क्लासेस में आपने आपने देखा होगा कि इसका जो है मैंने डिस्कशन किया हुआ है। जो मम्स है, इफेक्ट करता है विच ग्लैंड ऑफ द बॉडी। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और स्लाइवरी। राजस्थान में जब आप बात करोगे तो ये एक ई ऑप्शन ऐड कर दिया गया है। ये इसलिए ऐड किया गया, ये सभी जगह नहीं मिलेगा, लेकिन भविष्य में आप देखेंगे आने वाले समय में ये सभी में ऐड किया जाएगा। क्योंकि बात ये होती थी, जैसे ये हमारी ओमार है, सुन लेना जरूरी है। और जैसे मतलब क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक। और इस क्वेश्चन नंबर 1 में क्या होता था, पहले 4 ही ऑप्शन आते थे और यहां पर आपको गोले भरने रहते थे कि ये जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें गोले भरने हैं आपको ए, बी, सी और डी। यहां पर क्या होता था कि जो ऐसे क्या होता था, क्वेश्चन छोड़ देता था ओएमआर में और ओएमआर सबमिट कर देता, बाद में धांधली हो जाती थी और इसमें क्या होता था, ओएमआर आपकी बाद में भर दी जाती थी पीछे से। तो इसको रोकने के लिए क्या है, ई ऑप्शन दे दिया गया। अगर आप किसी क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं तो ई ऑप्शन आप लोग गोला भरेंगे, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसको जो है रोकने के लिए ये आया है ई ऑप्शन, इसको हम लोग निग्लेक्ट करते हुए चलेंगे और समझते हैं। हमने आपको बताया था कि जो मम्स है, मम्स हमने बताया था कैसा है, वायरल इन्फेक्शन है, पहली चीज ये बात मैंने आपको बताई थी। और ये बात मैंने आपको बोली थी, जो मम्स होता है वो मेनली इफेक्ट करता है स्लाइवरी ग्लैंड को। स्लाइवरी ग्लैंड में भी पूछा जाए तो किसको, तो मेरे भाई पैरोटिड ग्लैंड को। किसमें? पैरोटिड ग्लैंड। और वहां पर भी हमने आपको बताया था कि जो मेरे भाई आप देखते होंगे बच्चों में या थोड़ा उससे एजेड में एज में जाएंगे हल्का सा, तब आप देखेंगे कि क्या होता है, यहां पर स्वेलिंग आ जाती है और पेनफुल इन्फ्लेमेशन होता है। ठीक, दर्द भी होती है, स्वेलिंग भी आ जाती है और आप इस पर कुछ चिपका लेते हैं, ठीक है, कि ठीक हो जाए। तो यही होता है। ठीक, तो मैंने क्या बताया कि पैरोटिड ग्लैंड में ये वायरल इन्फेक्शन होता है। पैरोटिड ग्लैंड में क्या होता है, मेनली इन्फेक्शन होता है और स्वेलिंग एंड पेनफुल इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी। ठीक, पूछा है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी। भाई मेरे हिस्टोलॉजी से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक। साइटोलॉजी से 2 या 3 क्वेश्चन आए, यानी 5 क्वेश्चन आपसे पूछे गए और मैंने आपको थ्योरी ही 2 की करा पाई थी। ठीक, मतलब कंप्लीट थ्योरी 2 लेक्चर मैंने लिए, एक तो हिस्टोलॉजी का लिया, दूसरा लिया साइटोलॉजी का। आप देखिएगा, ये लेक्चर था, कंप्लीट लेक्चर है, ठीक, जिसमें आप देखोगे कि ये कंप्लीट हिस्टोलॉजी का लेक्चर है, जहां पर आप 26 मिनट या 25 मिनट के आसपास में मैंने ये डीकैल्सिफिकेशन पढ़ाया था। ठीक है, और ये कंप्लीट 1 घंटे 34 मिनट की क्लास है। हो सकता है आई होप यहां पर दिख रही हो, स्क्रीनशॉट लगाया है। ये आपके लिए इस वजह से लगाया है कि मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जब आपकी थ्योरी कंप्लीट होगी, जब आपको थ्योरी आ रही होगी, तभी आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे। और जब आपको एक बार थ्योरी आ जाए देन उसके बाद आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा। और यहां पर जो भी मैं आपको चीज बताऊंगा आपके लिए इंपॉर्टेंट ही रहेगी। जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में जो चीज आपको लिखा दी, अब आप ये सोचे जो लोग एग्जाम दे चुके हैं
उन लोगों के लिए क्या है, वो लोग तो अपना आंसर लगा ले, मैच कर ले। उसके अलावा भविष्य में भी वो कोई एग्जाम देना चाहे, आज वो जो है राजस्थान एनएचएम में सेलेक्ट हुए हैं, कल वो एमसीआरई में जाना चाहें, तो ये छोटे छोटे जब आप डेटा कलेक्ट करते जाते हैं तो आगे ये भविष्य में बहुत काम आते हैं। क्योंकि एग्जाम में अभी मैं आपको अभी क्वेश्चन करना सिखाऊंगा और आप देखना कि किस तरीके से अगर आपको चीजें नहीं भी आती हैं, अगर आपका क्वेश्चन 50% आता है तब भी आप क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। तो देखिएगा डीकैल्सिफिकेशन में पहली ही लाइन में हमने एक्सप्लेन किया है, डी मतलब होता है रिमूवल और कैल्सिफिकेशन का मतलब यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ, कैल्शियम आयन। ठीक, और आगे प्रोसेस आप रिमूवल आप कैल्शियम आयन, वो तो मैंने पूरी थ्योरी लिखी ही है, अपने हाथों से लिख के मैंने बताया कि डी का मतलब क्या है रिमूवल, कैल्सिफिकेशन का मतलब क्या है कैल्शियम। ठीक, तो आइए क्या लिखा था, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इन हिस्टोलॉजी, टू रिमूव द कैल्शियम साल्ट फ्रॉम स्पेसिमेन। हाँ मेरे भाई, यही तो बात मैंने अभी आपको पीछे दिखाई कि टू द रिमूव कैल्शियम साल्ट। ठीक, कैल्शियम साल्ट को रिमूव करना स्पेसिमेन से। ठीक है, आगे क्वेश्चन को देख लेते हैं, टू मेक द टिश्यू हार्ड फॉर सेक्शनिंग। अरे कैल्शियम हार्ड होता है, जैसे कोई बोनी आ गया आपके पास स्पेसिमेन, अब बोनी स्पेसिमेन जब आप सेक्शनिंग करेंगे, ट्रिमिंग करेंगे, तो आपका ब्लेड गड़बड़ हो जाएगा, माइक्रोटोम खराब हो जाएगी। तो हमको हार्ड नहीं करना है, हार्डनेस तो ही निकालनी है, वही तो वही हमारा पर्पज ही है। ठीक है, टू स्टेन टिश्यू मोर एफिशिएंटली, जी नहीं, ये भी गलत है। इसके अलावा टू प्रिजर्व द टिश्यू स्ट्रक्चर, नहीं मेरे भाई, मेन पर्पज क्या है डीकैल्सिफिकेशन का, कैल्शियम को निकालना ताकि टिश्यू सॉफ्ट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है साइटो पैथोलॉजी इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर डायग्नोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, साइटोलॉजी जो है मोस्ट कॉमनली किसके लिए, किसकी डायग्नोसिस के लिए यूज की जाती है, आपको बताना है। चार ऑप्शन है, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, ब्रोन फैक्शन, स्किन का इंफेक्शन के लिए, हार्ट डिजीज के लिए। ठीक है, अब आप देखोगे साइटोलॉजी की हमने भी मैराथन कराई। ठीक, और ये मेरे भाई मैंने 1 घंटे 40 मिनट के आसपास की ये क्लास है। ठीक, 1 घंटे 40 मिनट है या शायद ज्यादा है, मे भी ज्यादा है। ठीक है, और इस क्लास को जब आप करेंगे, मतलब डिटेल इसमें थ्योरी मैंने कराई है 2 क्लासेस की, एक हिस्टो की एक साइटो की। जब आप इस क्लास को ओपन करेंगे तो पहले पेज पर ही जो बातें मैंने लिखी हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3, ये 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप समझना, साइटोलॉजी की क्लास आप ओपन करेंगे, आप 1 मिनट तक नहीं पहुंच पाएंगे, ये 3 पहले ही पेज से 3 क्वेश्चन आए, 1, 2 और 3। ठीक, आपसे पूछा गया है कि साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल है, आपसे पूछा गया है कौन जो है इसके जनक है, जॉर्ज पैपिनेरो कोलाउ, और उसके बाद साइटोलॉजी में डिटेक्ट क्या करते हैं, ये तीनों पूछे गए हैं। अब आप समझिएगा कि एक एक लाइन मैंने नहीं छोड़ी है, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में कराया है। ठीक, हिस्टोलॉजी को तो मेरे भाई 17-18 हजार लोगों ने देख रखा है। ठीक, और आप लोगों की ये गंदी आदत है कि आप एक क्लास करते हैं, उसके बाद में फिर ढीला पोली डालते हैं और करते नहीं उसको। फिर उसके बाद में साइटोलॉजी, जो लोग जुड़े रहे हैं, जो लोग देखना चाह रहे थे, साइटोलॉजी को 8,000 लोगों ने देखा है। तो ये है, आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे इससे फायदा ही होगा। ठीक, मेरा कोई नुकसान नहीं, आपका फायदा होगा। ठीक, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, मोस्ट कॉमनली डायग्नोसिस विच ऑफ द फॉलोइंग। यहां पर हमने क्या लिखा हुआ, एज ए टूल डिटेक्ट द कैंसर एंड द प्री कैंसर। साइटोलॉजी का प्रयोग होता है कैंसर और प्री कैंसर को डिटेक्ट करने में। ठीक, ऑप्शन आइए पढ़िएगा, डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमनली यूज स्टेन फॉर द हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी की अगर आपने क्लास की है, वहां पर मैंने बताया है कि हिस्टोलॉजी में मेनली जो है स्टेन करते हैं H&E। ठीक है, आप देखेंगे ये पूरी क्लास मैंने बहुत ही डिटेल में H&E स्टेनिंग को बताया, उसके अलावा सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की है। जो हीमोटॉक्सिलिन है वो कहां से निकलता है, कमर्शियली कहां ग्रो किया जाता है, किस तरीके से हीमोटॉक्सिलिन राइप होता है, यानी नेचुरल तरीके से पकता है, केमिकली तरीके से पकता है, ये सारा कुछ मैंने बताया हुआ है और ये वीडियो है, आप देख सकते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन आए हैं, अब इन क्वेश्चंस में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है इन क्वेश्चंस को, मैचिंग वाले जो क्वेश्चन होंगे उनको कैसे आप जो है टैकल करेंगे, कैसे आप इनको जो है सही कर पाएंगे। जैसे आपको कुछ चीजें आ रही हैं, कुछ नहीं आ रही हैं, तो आपको 100% कैसे आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पाएंगे, आपको बताते हैं। मैच करना है तो पहला दिया हुआ है बैक्टीरियोलॉजी, दूसरा है माइको प्रोटोजोलॉजी और पैरासाइटोलॉजी। ठीक है, इधर पढ़िएगा, स्टडी ऑफ पैरासाइट, स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ, स्टडी ऑफ फंजाई, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। अब आप ये देखिएगा कि इसमें से आपको कौन आता है। तो सबसे पहले मुझे आ रहा है मेरे भाई स्टडी, यानी बैक्टीरियोलॉजी किसको कहते हैं, स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को कहते हैं। अब आप खोजिए एक अचार किसमें है, एक अचार एक अचार एक अचार किसमें है, तो आप देखेंगे एक अचार सिर्फ और सिर्फ इसी में है। मेरे भाई आंख बंद करके ए ऑप्शन टिक कर दीजिए, आपका ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक, अगर ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं,
आपको ये एकदम करेक्ट पता है कि बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया आपने देखा, फिर आप क्या करेंगे, मैच करेंगे कि ए वाले का ऑप्शन जो 4 है वो सब में देखिए। अब आपको सिर्फ और सिर्फ ए वाले में ही दिख रहा है ए का 4, आपने इसी को टिक कर दिया, क्योंकि और सब में देखो ए 3 है, ए 2 है, एक आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना रहता है, ठीक है। अभी और आगे ऐसे मैच द क्वेश्चन आएंगे जिसमें जो है 2 रहेंगे, तो उसमें भी मैं आपको बताऊंगा कैसे आप करना है। फिर उसके बाद बात करते हैं माइकोलॉजी। माइकोलॉजी किसका स्टडी है मेरे भाई, माइकोलॉजी स्टडी ऑफ फंजाई है। प्रोटोजोलॉजी ये है स्टडी ऑफ प्रोटोजोआ। फिर है पैरासाइटोलॉजी, तो स्टडी ऑफ पैरासाइट। ठीक, इस तरीके से आप क्वेश्चन को करेंगे मैच द फॉलोइंग वाले को। आगे चलते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, द जोन ऑफ इक्विवेलेंस इन द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज डिफाइंड एज। अब मैं ये पहला ऐसा क्वेश्चन मानूंगा जो ये बेसिक नहीं है, ठीक, इस पर हम लोग स्टार बना देते हैं और प्लस नंबर 1 लिख देते हैं। आपको बताएंगे, आपको ये समझाना चाहते हैं कि जो आप लोग भागते हैं किसके पीछे, आप लोग भागते हैं कि हमको कठिन क्वेश्चन कराइए, कठिन करना है और हार्ड क्वेश्चन लेके आइए। और क्वेश्चन पूछे कैसे जा रहे हैं, 6 क्वेश्चन आपसे एकदम बेसिक पूछे जाए, कोई मेरे भाई ये नहीं कह सकता है कि कठिन क्वेश्चन आया है, या फिर बिल्कुल हार्ड भी नहीं कह सकता है। और बेसिक, एकदम बेसिक जिसको कहोगे, 6 के 6 क्वेश्चन राजस्थान एनएचएम के जो अभी पेपर हुआ 11 तारीख को उसके पूछे हुए हैं, बेसिक क्वेश्चन आए हुए हैं। 7वां क्वेश्चन ऐसा है जो आपसे थोड़ा सा ऊपर लेवल का पूछा गया है, ठीक। अगर इसको आप छोड़ भी देते हैं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो आपके बेसिक और भी क्वेश्चन है अगर वो आप उनको कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से आपका कुछ नहीं होगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये आपको इस वजह से फोर्स कर रहा हूं कि जो आपकी बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक थ्योरी है, वो आपकी बहुत ही बेहतरीन होनी चाहिए। उसके बाद में अगर एक क्वेश्चन छूट जाता है वो अलग चीज है, ठीक है। आइए देखिए, कह रहा है जोन ऑफ इक्विवेलेंस एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन इज डिफाइंड एज, ठीक। अब इस क्वेश्चन को मान लीजिए आपको आता नहीं है, मुझे भी नहीं आ रहा है, चलिए करते हैं। कह रहा है जोन ऑफ इक्विवेलेंस, कोई जोन ऑफ इक्विवेलेंस है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन होती है, उसको डिफाइन करना। व्हेन एंटीजन एंटीबॉडी विल बी इन ऑप्टिमम कंसंट्रेशन, when the amount of antibody more than antigen, when the process is completely finished, when the amount of the antigen more than antibody, ठीक। अब देखिए एक चीज, जोन ऑफ इक्विवेलेंस मतलब कुछ इक्विवेलेंट लग रहा है, कुछ बीच बीच का लग रहा है, ठीक सा लग रहा है, और ये एक ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, मतलब ऑप्टिमम कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो मुझको ऐसा लग रहा है कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक। जैसे नहीं आ रहा है आपको, तो इन चीजों से आप थोड़ा बहुत बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, एंटीजन एंटीबॉडी की जो रिएक्शन होती है, 3 जोन होते हैं, ठीक, 3 जोन होते हैं। अब प्रो जोन में क्या होता है, इसमें होती है एक्सेस एंटीबॉडी, ठीक, एक्सेस एंटीबॉडी, ऐसे को बोलते हैं प्रोजोन। जोन ऑफ एक्विवेलेंस में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी जो है ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में होते हैं, ठीक है। पोस्ट जोन में क्या होता है, एक्सेस होती है, इसमें एंटीबॉडी की होती है और इसमें किसका होता है, एंटीजन का एक्सेस होता है, ठीक। तो यहां पर बात की जाएगी, तो एंटीजन एंटीबॉडी जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है, आप देखते हैं क्लंपिंग देखने को मिलती है। तो जब एक्सेस एंटीबॉडी ही है तो यहां पर हो सकता है कि नो क्लंपिंग दिखे या फिर विजिबल क्लंपिंग ना हो, ठीक है। और मैक्सिमम क्लंपिंग की बात की जाएगी तो जोन ऑफ इक्विवेलेंस में आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर ऑप्टिमम कंसंट्रेशन में क्या होगा, एंटीजन और एंटीबॉडी एजी और एबी आपको मिलेंगे, ठीक। तो ये 3 जोन में होता है, और ये मैंने आपको बता दिया जोन ऑफ इक्विवेलेंस, एंटीजन एंटीबॉडी में जब रिएक्शन होती है तो ऑप्टिमम कंसंट्रेशन आपको देखने को मिलेगी, ठीक। आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट टाइप ऑफ मेथड इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व्ड इन बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक। बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए कौन सा मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। ऑप्शन देखिएगा, पहला है बडिंग, दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तीसरा है फ्रेगमेंटेशन, चौथा है बाइनरी फिजन, ठीक है। अगर आपने मोनेरा चैप्टर पढ़ा है, ठीक, मोनेरा, तो ये किस किंगडम के अंतर्गत आते हैं बैक्टीरिया,
तो किंगडम की बात करोगे मोनेरा के अंतर्गत, ठीक। और मोनेरा में आप जानते हैं जो रिप्रोडक्शन होता है, यानी अब बैक्टीरिया की ग्रोथ की बात की जा रही है। ग्रोथ का मतलब ये नहीं कि लंबाई में बढ़ रहा है, ग्रोथ का मतलब मेरे भाई ये है कि वो अपना परिवार बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो किस तरीके से, सेक्सुअल, एसेक्सुअल, या फिर मेरे भाई बाइनरी फिजन, ठीक है, ये होता है। तो ये आपको बताना है। यहां पर आप बात करोगे तो जो बैक्टीरिया है वो मेनली आप देखोगे ये बाइनरी फिजन से क्या होता है, बाइनरी फिजन, ये जैसे एक है और ये आपका बाइनरी फिजन से क्या हो गया, दो में बदल गया, ठीक है। ये होता है ऐसे। अब बडिंग बात करोगे तो बडिंग में क्या होता है, बडिंग होता है मुकुलन, ठीक। ये आपको मेनली देखने को मिलेगा किसमें, यीस्ट में, ग्रोथ, ठीक। यीस्ट कैसे जो है डिवाइड करते हैं, ईस्ट में क्या होती है, बडिंग होती है, ठीक। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन किसमें आपको देखने को मिलेगा, फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं, ये ग्रोथ इसमें कैसे होगी, जैसे ये बॉडी है, ठीक, फंजाई में जैसे ये बॉडी है और इसमें क्या होगा, इसका फ्रेगमेंट यानी एक पार्ट टूटकर अलग हो गया और यही जो है एक बॉडी बन गई, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो ये आपको किसमें मिलेगा, ये मिलेगा फंजाई में, ठीक है। ये किसमें मिलेगा, फंगस में, फंजाई में मिलेगा, ठीक। और बाइनरी फिजन किसमें आपको देखने को मिलेगा, ये आपको मिलेगा जैसे बाइनरी फिजन में बैक्टीरिया की बात करो तो इकोलाई, ठीक। एग्जाम्पल भी मैंने आपको बता दिया, इकोलाई, ठीक। ऐसे डिवाइड होता है। तो ये अब जब आप मोनेरा किंगडम पढ़ा होगा तो ये सारी चीजें आपने पढ़ी होंगी। अगर नहीं पढ़ी हैं तो मेरे भाई आई होप आप लोग इस चीज को, इस क्वेश्चन को सही कर पाए होंगे। इसका डी ऑप्शन मेरे भाई क्या राइट हो जाएगा, बाइनरी फिजन। बडिंग आपको पता है कि बैक्टीरिया बडिंग से डिवाइड नहीं करेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी नहीं करेगा, फ्रेगमेंटेशन आपको पता है मेनली कौन करता है, फंजाई करता है। बाइनरी फिजन लास्ट ऑप्शन आपके सामने बचता है, इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन है मेरे भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ स्टेरॉइड, आपको बताना है। सबसे पहले जैसे ही आपको क्वेश्चन दिख जाए, नाट दिख जाए, आप तुरंत उस पर गोला कर दीजिएगा, फिर आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा। अब आपसे कह रहे हैं बाइल एसिड, इंसुलिन, विटामिन डी और कोलेस्ट्रॉल, इसमें से कौन सा स्टेरॉइड नहीं है, ठीक, आपको बताना है। सबसे पहले आप देखेंगे तो कोलेस्ट्रॉल को कट कर देंगे, ठीक, कोलेस्ट्रॉल को कट कर देंगे क्योंकि मेरे भाई कोलेस्ट्रॉल आप देखेंगे स्टेरॉइड है और कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस से ही, मतलब कोलेस्ट्रॉल का भी आपको पार्ट देखने को मिलेगा बाइल एसिड और विटामिन डी, ये भी एक प्रकार के क्या है, स्टेरॉइड है। जो बाइल एसिड है, विटामिन डी है, ये भी क्या है, स्टेरॉइड है। तो ये तीनों ऑप्शन ना होके इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, इंसुलिन। इंसुलिन आप जानते हैं, इंसुलिन हार्मोन है, कहां से निकलता है, पैनक्रियास से निकलता है, ठीक है। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और कैसा हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, ठीक है। आगे चलते हैं, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लो एल्बुमिन लेवल इन द लीवर फंक्शन। लो एल्बुमिन लेवल किसमें है, लीवर फंक्शन में, आपको बताना है सिग्निफिकेंस क्या है। देखो आप ऐसे क्वेश्चंस आपके, मैंने हर बार आपसे बोला है कि आपसे क्वेश्चन बेहतरीन लेवल का पूछा जाएगा। मतलब बेहतरीन लेवल का ये नहीं है कि बहुत ही डीप चले जाएंगे, आपसे एमडी लेवल का पूछ देंगे। आपसे एमडी लेवल का बिल्कुल नहीं पूछेंगे। आपसे मैंने कहा था कि जैसे वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपसे क्या पूछेंगे, जो आपकी यूनिट होती है वो पूछी जाएगी। ऐसे ही मैंने आपको बताया, कभी ये नहीं आपसे पूछा जाएगा कि एलएफटी में कौन कौन से टेस्ट आते हैं, ये कभी नहीं पूछा जाएगा। एलएफटी में जो टेस्ट है उनकी वैल्यू क्या है, कभी नहीं पूछी जाएगी। आपसे ये पूछा गया कि अगर लो एल्बुमिन लेवल हो जाए बॉडी में, ठीक है, यानी जो एलएफटी आपने टेस्ट किया उसमें एल्बुमिन लेवल बहुत ही कम आ रहा है, तो क्या दिक्कत हो सकती है। सीवियर लीवर डैमेज हो सकता है, वायरल इंफेक्शन हो सकता है, डिहाइड्रेशन हो सकता है, या फिर किडनी डिफंक्शन हो सकता है। आपको ये बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं, चाहे वो किडनी हो, ठीक, उसमें जितने भी आपके जो पैरामीटर्स आते हैं उनसे रिलेटेड अगर किसकी कमी है, कौन सा सिग्निफिकेंट है, किससे क्या होता है, इस तरीके से आपको आइडिया लगता है पीवाईक्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की एनालिसिस से, कि हमको किस लेवल का पढ़ना है और कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो आओ, लो एल्बुमिन लेवल, आपको पता है एल्बुमिन का फॉर्मेशन कहां पे होता है, ठीक। ये तो लीवर है हमारा, और आप जानते हैं लीवर जो है सिंथेसाइज करता है किसका, एल्बुमिन का, ठीक। ठीक, इतनी बात अगर आपको पता हो गई, कितनी, इतनी छोटी सी बात अगर आपको पता थी, लीवर क्या करता है, सिंथेसिस करता है एल्बुमिन का, यानी प्रोडक्शन कर रहा है। और यहां पर कह रहे हैं लो एल्बुमिन लेवल, अगर एल्बुमिन का लेवल लो हो गया है इसका मतलब है लीवर सिंथेसिस नहीं कर पा रहा है, यानी लीवर डैमेज है। भाई जैसे ये लीवर का काम था
और काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब क्या है, लीवर डैमेज है। ऑप्शन पढ़िएगा, पहला ही ऑप्शन आपके सामने दिख रहा होगा, ए ऑप्शन, सीवियर लीवर डैमेज। अगर सीवियर लीवर डैमेज है तो इसका मतलब क्या है कि लीवर हमारा जो है प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, सिंथेसिस नहीं कर पाएगा, किसका, एल्बुमिन का। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। देखो मेरे भाई, ऐसे जो मैं छोटी छोटी बातें लिख देता हूं बोर्ड पर, आपके लिए छोटी छोटी है मगर एग्जाम के लिए मोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। और अभी आपको सारे क्वेश्चंस दिखाते हुए चलेंगे। सारे तो नहीं लगा पाया हूं क्योंकि 15-16 क्लासेस हैं, उनमें कहां कहां से मैं बताऊंगा कि ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ, आप उसको ढूंढिए, बहुत समय लगेगा, ठीक है। जो मेन क्वेश्चंस मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो थ्योरी है वो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, बेसिक। आप क्या करते हैं, आप एमसीक्यू 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 करते हैं। एमसीक्यू मत कीजिए, पहले कीजिए, बिल्कुल कीजिए, लेकिन डिटेल एनालिसिस पहला। देखो हर एक चीज की शर्त होती है। एमसीक्यू ऐसे नहीं किए जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी ट्रीटमेंट फॉर द बीटा थैलेसीमिया मेजर। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बोन मैरो बायोप्सी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, फॉलिक एसिड सप्लीमेंट लिए जाते हैं। हमने बताया कि भैया रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाता हूं। अगर ये आप ऐसे एमसीक्यू कर रहे हैं तो जीवन में ऐसे एमसीक्यू मत कीजिएगा जब तक आपको थ्योरी नहीं आती। आप यही नहीं जाते बीटा थैलेसीमिया मेजर क्या है, इससे रिलेटेड अगर आपसे पूछ दिया जाएगा तो थैलेसीमिया क्या है, आप वो नहीं बताएंगे, इसमें दिक्कत क्या हो जाती है आपको वो नहीं पता है। आपको बस केवल इतना पता हो गया कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अगर इसके पीछे का कारण नहीं पता है, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन में वही पूछ देगा, तो आप क्या करेंगे। तो हमेशा अगर आपको डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं, डिटेल में आप क्वेश्चंस को कर रहे हैं, तो आप एमसीक्यू पर जा सकते हैं, लेकिन साथ में मेरे भाई थ्योरी जरूर पढ़ते रहिएगा, ठीक। सुनिए, बीटा थैलेसीमिया मेजर ये है क्या, देखो सुनो। थैलेसीमिया एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो हमारा ब्लड है, मतलब जो हमारा हीमोग्लोबिन है, सुनिएगा। देखो जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है एचपी, आप जानते हैं इसके पास में 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 क्या होती हैं, बीटा चेन होती है, ठीक। 2 अल्फा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। एक होता है थैलेसीमिया माइनर और एक होता है बीटा थैलेसीमिया मेजर। जो मेजर होता है इसमें क्या होता है, ये दोनों चेन क्या होती हैं, डिलीट हो जाती हैं, ठीक। और जब ये दोनों चेन डिलीट हो जाएंगी, आप समझ गए हैं कि यहां पर हीमोग्लोबिन का क्या हो पाएगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आप जानते हैं ये नहीं हो पाएगा। ब्लड का जो है आप जानते हैं हीमोग्लोबिन काम क्या करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराता है। जब ये नहीं कर पाएगा, आप समझ सकते हैं क्या होगा। तो इस कंडीशन में आप जब समझिए कि ब्लड का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, मतलब हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं हो पा रहा है, तो आप समझ रहे हैं, तो ऐसे मरीज को क्या होगा, प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होगा, रेगुलर ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको कराना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलरली क्या करना पड़ेगा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन उसको कराना पड़ेगा, ठीक। तो ये है बीटा थैलेसीमिया मेजर। ऑप्शन की ओर चलते हैं, बोन मैरो बायोप्सी, कार्टिकोस्टेरॉइड और फोलिक एसिड सप्लीमेंट की बात की गई। बोन मैरो बायोप्सी तो ये क्या है, ये तो किसके लिए है, ये तो जांच के लिए है, ठीक, डायग्नोसिस के लिए है। कार्टिकोस्टेरॉइड और फोलिक एसिड सप्लीमेंट आप देखोगे ये किसके लिए है, ये कहीं कहीं दिए जाते हैं, बीटा थैलेसीमिया मेजर में दिए जाते हैं, लेकिन ये प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं है, सप्लीमेंट है। क्या है, सप्लीमेंट के रूप में। अब भाई आयरन और फोलिक एसिड आप दे रहे हैं किसके लिए, आप जानते हैं हीमोग्लोबिन में किसकी नीड होती है, फॉर्मेशन के लिए आयरन की नीड होती है, ठीक है। तो वो दे रहे हैं, ये कोई इलाज नहीं है इसका, ठीक, क्योंकि आप जान रहे हैं कि इसके 2 बीटा चेन नहीं है, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलते हैं, फादर ऑफ साइटोलॉजी पूछा गया। थोड़ा मैं स्पीड में चल रहा हूं, ये इसका रीजन ये भी है, जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो उसको मिला पाए, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि चीजों को बता नहीं रहा हूं, सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूं। एक बार जब डिटेल एनालिसिस करेंगे, मतलब एकदम डिटेल जिसको कहते हैं, बोर्ड भर जाएगा, तो वो एक नेक्स्ट लेवल पर रहेगी क्लास। फादर ऑफ साइटोलॉजी की बात करोगे, कौन है, डार्विन है, डॉक्टर जॉर्ज पेपिनोलिकाउ है, रॉबर्ट ब्राउन है, क्रिश्चियन ग्राम है। अब देखो मैंने कहा था दूसरा क्वेश्चन आ गया है, ये देखो। पहला तो क्वेश्चन ये अभी पूछा जा चुका है कि साइटोलॉजी किसके लिए यूज होती है, तो साइटोलॉजी डिटेक्ट करता है कैंसर और प्री कैंसर को। अब ये पूछा गया है कि किसने जो है साइटोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, तो ये देखिए लिखा हुआ है जॉर्ज एन पेपिनोलिकाउ। तो इसका बी ऑप्शन मेरे भाई राइट हो जाएगा, ये क्या है, फादर ऑफ साइटोलॉजी है, बी ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। साइटोलॉजी इज डिफाइंड एज, देखो मेरे भाई, साइटोलॉजी इज डिफाइंड एज या स्टडी ऑफ सेल्स, स्टडी ऑफ टिश्यू, स्टडी ऑफ बोन्स, स्टडी ऑफ डिजीज। पहली ही लाइन, और ये देखो मार्क कर रखा है कि साइटोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ सेल्स। सेम एज इट इज आपसे पूछ दिया, उतनी ही लाइन मैंने लिखी थी, स्टडी ऑफ सेल्स। साइटोलॉजी को डिफाइन किया गया है, मतलब साइटोलॉजी में क्या हम लोग करते हैं, स्टडी ऑफ सेल्स करते हैं, हिस्टोलॉजी में हम लोग क्या देखते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू करते हैं, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अभी
चैनल पर जाकर देखोगे तो 14 से 15 क्लासेस मिलेंगी आपको। और जो व्यक्ति मैं कहता हूं किसी से नहीं पढ़ा होगा, उसने अभी तक एग्जाम की तैयारी ना की हो किसी भी लैब टेक्नीशियन की, और राजस्थान एनएचएम का पेपर अगर वो 15 क्लासेस किया होता, 15 से 16 क्लासेस होंगी, अगर वो आप किए होते, तो मेरे भाई ये जो 70 से 80 क्वेश्चन है, आप उसमें से 60 से 65 क्वेश्चन ऐसे ही सही कर देते, बिल्कुल बेसिक है। ठीक है, आइए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द एवरेज लाइफ स्पैन ऑफ द ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स। वो लोग कहां गए जो लोग कहते थे कि हार्ड क्वेश्चन कराइए और कठिन कराइए और कठिन लेकर आइए क्वेश्चन, अभी मजा नहीं आ रहा। एग्जाम में क्या आपसे पूछा जा रहा है, देखो लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी पूछा गया, कितना होता है 120 डेज, 120 दिन। 120 दिन जीवन काल होता है किसका, आरबीसी का। और क्वेश्चन भी मैंने करा रखा है, और मैंने क्वेश्चन उससे भी बेहतरीन लेवल का कराया है जैसा पूछा गया। नॉर्मली पूछा ऐसा गया है, और मैंने क्या कराया था, मैंने मेच्योर आरबीसी को पूछा था, उसमें मैंने देखो ये भी लगा दिया था कि +- 20 डेज, ठीक, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी कर दिया था। तो इस तरीके से मैंने यहां पर चीजों को समझाया था। ठीक है, और क्वेश्चन आपसे कैसे पूछे जा रहे हैं, एकदम हलवा पूछा जा रहा है, बहुत ही क्वेश्चन बेसिक पूछा जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन ऐसा आया है जो आपको नहीं आ रहा था या आपने पढ़ा नहीं था। ठीक है, 14 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड, इज नॉट, नॉट पे तुरंत मार्क करेंगे, मेथड ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। अब देखो हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन का कौन सा मेथड नहीं है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, फिजिकल मेथड, गैसोमेट्रिक मेथड, कूम्स टेस्ट, कैलोरीमेट्रिक मेथड। इस क्वेश्चन को आप देखते ही कर देंगे क्योंकि ये आपको आ रहा होगा। यहां पर देखिए जो कुंभ टेस्ट है वो भाई हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन के लिए नहीं किया जाता है। और हमने जो है सबसे पहली क्लास यूट्यूब पर, अगर मैंने सबसे पहली जो क्लास ली थी उस क्लास में देखो सारा कुछ मैंने एस्टिमेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऐसे कराया था। लास्ट में गैसोमेट्रिक भी देख लो, साइनोमेथ में मेथिमोग्लोबिन मेथड, टैलक्विस्ट मेथड, साइली मेथड, स्पेसिफिक ग्रेविटी मेथड, सब बताए मैंने। ठीक, लिख कर बताए अपने हाथों से। ठीक है, तो ये मेरे भाई आपको बात पता होनी चाहिए कि यहां पर जो भी मैं आपको कराऊंगा बहुत ही बेहतरीन लेवल का कंटेंट लेके आता हूं। ठीक है, तो आप उन क्लासेस को करिएगा। अगर आपकी क्लास मिस भी हो जा रही है, रिकॉर्डेड फॉर्म में आपकी क्लासेस हैं, आपकी पढ़ी हुई हैं, आप उनको देखिएगा। ठीक, मैं देखता हूं कि इंटरेस्ट रहता है, आप थोड़ा देख लेते हैं 5 मिनट का, 5 मिनट के बाद बंद कर देते हैं। भाई मेरे 5 मिनट देखने से कुछ नहीं होगा, आप क्लास को कंप्लीट करिएगा। ठीक, छूट जाए नेक्स्ट डे करिए, अगले दिन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। रेड ब्लड सेल्स आरबीसी जो हैं आर आल्सो नोन एज, जितनी बार क्वेश्चन हिमैट के मैंने मतलब हिमेटोलॉजी की 5 क्लासेस ली, उन 5 क्लासेस में जितनी बार आरबीसी जहां पर बोला गया होगा वहां पर उतनी बार मैंने बोला कि आरबीसी को क्या कहते हैं, इरेथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं, हजारों बार बोला मैंने। ठीक, अब आप जानते हैं आरबीसी को इरेथ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट बोलते हैं। फिर देखो मैं आपको बता रहा हूं, जितनी बार आएगा मैं उतनी बार आपको चीजों को बताऊंगा ताकि सुनते सुनते आपके दिमाग में चला जाए और क्वेश्चन बैठ जाए। ठीक, याद ना करना पड़े। उसके बाद प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं, प्लेटलेट्स को मेरे भाई बोला जाता है थ्रम्बोसाइट। क्या कहते हैं, थ्रम्बोसाइट, क्योंकि ये क्या होती हैं, ये हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करती हैं। डब्ल्यूबीसी क्या करती हैं, ल्यूकोसाइट जो होती हैं वो हमारी प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यूनिटी प्रदान करने में मदद करती हैं। ठीक, इरेथ्रोसाइट आरबीसी आप जानते हैं ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कराती हैं, ये सारा कुछ काम होता है। ठीक, अब विच इज मायोसिन, मायोसिन क्या है। ठीक, ये क्वेश्चन आपका ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से पूछा गया है आपके मसल वाले चैप्टर से। ठीक, ये मायोसिन क्या होता है। ठीक, मायोसिन क्या होता है, थिन फिलामेंट मेड अप द प्रोटीन, डेंस स्ट्रिप कॉल्ड जेड लाइन, हॉलो स्ट्रिप कॉल्ड जेड लाइन, थिक फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक, अभी मैं आपको बता रहा हूं, पहला क्वेश्चन आ चुका है आपका कहां से, ये आया है ह्यूमन एनाटॉमी से। ठीक, 5 से 6 क्वेश्चन आपके ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से आए हैं। तो अब जो है मैं सोच रहा हूं कि आपकी एक बार ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कंप्लीट करा दी जाए। ठीक है, मैराथन एक क्लास में सारा कुछ ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी करा दिया जाए। वो मैं आपकी ह्यूमन एनाटॉमी फिजियोलॉजी करा दूंगा, वो इंपॉर्टेंट रहेगी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट की जो डीएमएलटी फर्स्ट ईयर में है, और ओवरऑल तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा अभी 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं इस राजस्थान एनएचएम में। ठीक है, आइए मायोसिन की बात करते हैं। मायोसिन जो होते हैं वो थिक फिलामेंट होते हैं और मेड अप ऑफ प्रोटीन यानी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो हम किसकी बात कर रहे थे, मैंने बताया था ये मसल से क्वेश्चन आया हुआ है। मसल को आप देखोगे तो मसल किससे मिलकर बनी होती है, बहुत सारे जब बंडल ऑफ मसल फाइबर, किससे,
बंडल ऑफ मसल फाइबर। मसल के अंदर क्या होता है, बंडल ऑफ मसल फाइबर होते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेसिकल्स। ठीक, इनको क्या बोला जाता है, फेसिकल्स बोला जाता है। और जब एक फेसिकल्स को आप देखेंगे, जब आप एक फेसिकल्स को देखेंगे तो उसके अंदर आपको मसल फाइबर मिलेगा। ठीक, क्या मिलेगा, मसल फाइबर मिलेगा। और जब आप एक मसल फाइबर को देखोगे, ठीक है, तो उसके अंदर आपको मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे। और ये मायोफाइब्रिल्स आप देखेंगे, इनमें ही क्या होते हैं, एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। एक्टिन फिलामेंट और मायोसिन फिलामेंट। ये एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेरे भाई थिन होते हैं, थिन फिलामेंट होते हैं, थिन। और जो मायोसिन होते हैं वो थिक फिलामेंट होते हैं। ठीक, ये जब हम लोग मसल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि ये मसल्स में जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं यही एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट। ठीक, तो यहां से आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, थिक फिलामेंट मेड अप ऑफ प्रोटीन। मैंने ये बता दिया कि जो मसल है उसके अंदर ये एक यूनिट क्या है और फॉर्मेशन कैसे हो रही है, मसल मसल के अंदर क्या होता है। जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो हम आपको समझाएंगे कि जैसे आपने तार देखा होगा, वायर, ठीक, उसको आप मसल मान लीजिए, और जब आप तार को काटते हैं उसके अंदर आपको लाल, हरा, नीला, 3 तरीके का तार मिलता है, उसको आप इसको फेसिकल्स मान लीजिए। एक तार को देखेंगे तो वो मसल फाइबर दिखेगा, और जब आप मसल फाइबर खोलेंगे तो आपको मायोफाइब्रिल्स मिलेंगे, यानी जो आपको तार दिखते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम वहां पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको एक्सप्लेन करेंगे, यहां पर मैंने आपको बता दिया। ठीक है, ये भी आपके काम का है। अब ये क्वेश्चन आप देखोगे, मैंने इसको आपको 2 से 3 बार बताया इस क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या है, आपको बताना है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। मतलब इनमें से जो 3 ऑप्शन हैं वो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के हैं, और एक ऐसा ऑप्शन है जो नहीं है, वही आपको बताना है। कह रहे हैं कि जो टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, अकर्स मोस्टली इन चिल्ड्रन है, या फिर इंसुलिन की डिफिशियंसी है। अब देखो यहां पर हम लोग एक चार्ट बना देते हैं, अभी तुरंत समझ जाएंगे। ये है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1, ये है डायबिटीज मेलाइटस टाइप 2। ठीक, सुनो, डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है वो आपको मेनली देखने को मिलेगी किसमें, चिल्ड्रन में, किसमें, बच्चों में मिलेगी। ठीक, और ये किसमें है, एडल्ट में आपको मिलेगी। ठीक, पहला आप ध्यान रखेंगे कि जो डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 है वो आपको किसमें देखने को मिलेगी, वो बच्चों में देखने को मिलेगी। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो ऑटो इम्यून होती है। ठीक, और जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है वो एक्वायर्ड होती है। सुनते जाओ, अभी अभी आपको सब कुछ पता चलेगा। टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो होती है वो इंसुलिन में, इसमें क्या होता है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन की डिफिशियंसी हो जाती है, इंसुलिन डिफिशियंसी हो जाती है। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की जब बात करोगे तो यहां पर इंसुलिन तो होता है बॉडी में, लेकिन क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है इसमें। क्या, इंसुलिन रेजिस्टेंस। ठीक है, आई होप 1 2 3 हाँ हो गया, यही 3 यहां पर दिए हैं। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि नाट पूछा है, नाट पूछा है तो हम लोग टाइप 1 वालों को देख लेते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस टाइप 1 किसमें आपको मिलेगी, मोस्टली अकर इन जनरल। हाँ मेरे भाई सही है। इंसुलिन की डिफिशियंसी कह रहे हैं, यहां पर इंसुलिन की डिफिशियंसी रहती है, हाँ ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो है ये ऑटो इम्यून है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स होता है, सही है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात की गई, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस किसका है, कैरेक्टरिस्टिक, ये आपका है टाइप 2 का। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका मेरे भाई बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब आपसे एक क्वेश्चन है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस और टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। देखो ब्लड शुगर लेवल किसमें होगा, दोनों में हाई होगा। ठीक, क्योंकि डायबिटीज है, तो यहां पर मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, इसमें भी हाई होगा और इसमें भी हाई होगा ब्लड शुगर लेवल। लेकिन आपको एक चीज कमेंट करके बताना है
कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस किसी को है तो उसका बॉडी वेट ज्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस है उसका बॉडी वेट कम हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपसे पूछा है, आप इसको बताइएगा। आप इसको जो है जब क्वेश्चन को करेंगे तो अगर इसको नहीं आपको पता है या आपको पता है तो कमेंट में करके बताएंगे, नहीं पता है तो आप इसको खोजेंगे। जब आप खोजेंगे तो आप थोड़ा समझ पाएंगे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, और आपको केस याद आएगा। देखो चीजें दिमाग में कब बैठती हैं, जैसे हम आपको कोई चीज 3D इमेजिन करने को बोले और अगर आप उस चीज को इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हैं तो आप कैसे उस चीज को समझ पाएंगे। और कोई चीज आपको सामने दिखा दी जा रही है, जैसे कहते हैं ना कि प्रैक्टिकल से चीजें हमें ज्यादा समझ में आती हैं बजाय आप बताने से, ठीक है। तो वही चीज है जब आप अपने से खोजेंगे और उस चीज को सोचेंगे और कहीं वो केस आपको हिट कर जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा देखा है, तो समझो वो जीवन भर के लिए आपको याद हो गया और कभी भी आप उस चीज को नहीं भूलेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग बायोकेमिकल पैरामीटर पूछा गया है इज इंक्रीज ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस। ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में कौन सा बायोकेमिकल पैरामीटर इंक्रीज हो जाएगा, ठीक। कह रहे हैं प्रोटीन इंक्रीज हो जाएगा, सोडियम इंक्रीज हो जाएगा, क्लोराइड या ग्लूकोज। अब देखो बताया तो है इन्होंने बायोकेमिकल पैरामीटर। अब इस क्वेश्चन में इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप देखोगे कि जो इसकी लैंग्वेज है सही नहीं लिख रखी है क्वेश्चन के हिसाब से, थोड़े बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं और हर एग्जाम में आपको ऐसे थोड़े बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक। तो यहां पर इसका जो मेरे हिसाब से आंसर होगा, तो अगर बायोकेमिकल पैरामीटर की बात कर रहा है तो बायोकेमिकल पैरामीटर इंक्रीज हो जा रहा है इन ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में। तो आप देखोगे कि जो प्रोटीन होता है ट्यूबरकुलोसिस मेनिंजाइटिस में सीएसएफ में आप देखोगे कि प्रोटीन क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब देखो क्वेश्चन है आपके सामने, द सीरम एंजाइम यूज्ड टू इवैल्यूएट पैनक्रियाटिक फंक्शन। आपसे पूछा जा रहा है कि पैनक्रियाटिक फंक्शन को पता लगाने के लिए कौन से सीरम एंजाइम का प्रयोग किया जाता है। चार ऑप्शन है आपके सामने, एमाइलेज, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज, एल्कलाइन फास्फेट, ठीक। ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। आपको बताना है कौन सा सीरम एंजाइम जो है पैनक्रियाटिक फंक्शन का पता लगाता है। ये है एएसटी आपके सामने, एएसटी, फिर एलडीएच, फिर एएलपी। मान लीजिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है, हमको भी नहीं पता है, चलिए हमें ये पता है जो एएलपी है एल्कलाइन फास्फेट, आप जानते हैं ये किसके लिए, बोन हो गई एंड लीवर फंक्शन, ठीक। बोन एंड लीवर के लिए एएलपी करते हैं, एएलपी देखते हैं, ठीक। उसके बाद एलडीएच आप जानते हैं टिश्यू डैमेज में, ठीक, टिश्यू फंक्शन के लिए एलडीएच देखा जाता है, ये भी हो गया। इसके अलावा एएसटी की बात कर रहे हैं, एस्पार्टेट ट्रांसएमिनेज, ये भी आप जानते हैं कि लीवर में, लीवर फंक्शन के लिए, ठीक, लीवर डैमेज लीवर के लिए करते हैं। अब ए ऑप्शन आपके सामने बचता है और यही मेरे भाई राइट हो जाएगा, क्या, एमाइलेज, सीरम एमाइलेज किसके, पैनक्रियाटिक फंक्शन के लिए किया जाता है, ठीक है। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। देखो मेरे भाई जब आपको कुछ चीजें आ रही होती हैं तो कहीं ना कहीं से आप आंसर निकाल सकते हैं और एकदम राइट आंसर, ठीक। ऐसा नहीं होगा कि आपने कुछ भी तुक्का लगा दिया और कुछ भी सेट कर दिया आंसर निकल आया, जी नहीं। आपको ये तीन चीजें आ रही थी, आपको एलडीएच आ रहा था कि हाँ टिश्यू डैमेज में जो एलडीएच करते हैं, उसके अलावा एएसटी आपने बताया कि एएसटी जो है लीवर और हार्ट डिजीज के लिए हो गया, उसके अलावा आपने बताया जो एएलपी है बोन एंड लीवर के लिए हो गया, बचता है आपके सामने एमाइलेज। तो आपने ये दिमाग लगाया, जब तीन ऑप्शन गलत हो गए ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो एमाइलेज है वो पैनक्रियाटिक फंक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस, ठीक है, कौन सा वायरस जो है बिलोंग करता है द फैमिली ऑफ आर्थोमिक्सोवेरिडी, ठीक। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, हेपाटाइटिस बी वायरस, पोलियो वायरस, रेबीज वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस। इनमें से आपको बताना है कि कौन से वायरस जो है ये आर्थोमिक्सोवेरिडी फैमिली से बिलोंग करता है। अब देखो मेरे भाई जो हेपाटाइटिस बी वायरस है वो तो हेप्डेनावायरिडी से बिलोंग करता है, ठीक। उसके बाद पोलियो है, उसके बाद रेबीज है और इन्फ्लुएंजा है, ठीक। आर्थोमिक्सोवेरिडी जो है वो इन्फ्लुएंजा वायरस से बिलोंग करता है। रेबीज की बात करोगे तो मेरे भाई रेबीज जो है रेब्डो, और पोलियो की बात करोगे तो पिकारनो वायरस से, ठीक है। लिख देता हूं, हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है।
ठीक, तो ये इनकी फैमिली हो गई और बिलोंग करते हैं। मैंने आपको एक बार बताया हुआ है जो आपका पोलियो वायरस है, और आर्थोमिक्सोवेरिडी भी आपको ये क्वेश्चन में कराया हुआ है। यहां पर अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं, जैसे ये सीरम, ये पैनक्रियाटिक वाला, ये मैंने आपको क्वेश्चन नहीं कराया। ठीक, मैं आपको बता दूं, जो नहीं कराया वो नहीं कराया, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि मैंने ऑफलाइन क्लास कराई है तो मैंने हाँ हाँ बताया था, वो वाला काम नहीं है, क्योंकि सारा कुछ रिकॉर्ड है और सारा कुछ आप देख सकते हैं। जैसे ये पैरामीटर वाला हो गया, ये मैंने नहीं कराया क्योंकि बायोकेमिस्ट्री की क्लास मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी 1 या 2 ली हुई है। उसके अलावा टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज मैंने आपको बताया है, आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। मायोसिन हो गया, मायोसिन अगर आप देखेंगे तो मैंने आपको 6 महीने पहले की जो क्लास है ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, उसमें हमने आपको बताया है। ठीक, इसके पीछे आप गाओगे ब्लड सेल, इसको मैंने बताने की जरूरत नहीं है, मैंने 10 बार बताया है। ठीक, तो अभी तक आप देखोगे 3 से 4 ही क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जिनको मैंने नहीं कराया है, और 15 से 16 क्लासेस में आप क्या चाहेंगे। ठीक, इतनी ही बातें आपको जितनी यहां पर आई हैं, मैंने जो भी बताई है मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोआ काज द अमीबियसिस, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है कि कौन सा प्रोटोजोआ अमीबियसिस काज करता है। तो ये आपको बात पता होगी, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका क्या है, अमीबियसिस काज करता है। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है ग्राम पॉजिटिव कोकाई। जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई है, ठीक, आर कॉमनली एसोसिएटेड विद निमोनिया। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई आर कॉमनली एसोसिएटेड विद निमोनिया, ये लिखा हुआ है। ऑप्शन आइए, विब्रियो, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, क्लेप्सिला, नाइजीरिया। अब ये क्वेश्चन जैसे मुझको नहीं आता था, ठीक, नहीं आता है, मुझे नहीं पता है कि ग्राम पॉजिटिव कोकाई कौन सा है, लेकिन ये कह रहा है ग्राम पॉजिटिव कोकाई कॉमनली एसोसिएटेड विद निमोनिया, और निमोनिया हमें पता है कि निमोनिया किससे कॉज होता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई से। इसका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। आपको ये चीज नहीं पता थी, मान लीजिए ग्राम पॉजिटिव कोकाई है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, लेकिन मुझे ये पता था कि निमोनिया काज कौन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई काज करता है। अगर इतना भी नहीं पता था, कम से कम इतना तो दिमाग में ये था कि ये निमोनिया लिखा है, ये भी निमोनिया लिखा है, इससे ही भी ऑप्शन आप टिक कर दीजिए, तब भी ये आपका आंसर सही हो सकता था। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, यही तरीका होता है कि कैसे आप क्वेश्चन को एग्जाम में टैकल करते हैं, कैसे आप एग्जाम में क्वेश्चंस को सही करके आएंगे, ये तरीका रहता है। ये अप्रोच तब आपकी पैदा होगी मेरे भाई, जब आप थ्योरी बहुत अच्छे तरीके से कर लेंगे, आप या फिर क्वेश्चंस को कर रहे होंगे एमसीक्यू को, तो उनको डिटेल एनालिसिस के साथ में कर रहे होंगे। क्वेश्चन है, हाउ मेनी कैटेगरी ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट बीएमडब्ल्यू आर स्पेसिफिक अंडर द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016। ठीक, देखो 2016 से पहले 10 कैटेगरी थी। ठीक, 2016 के बाद में इनको जो है 4 कैटेगरी में कर दिया गया। कितने में, 4 में। 2016 से पहले, ये 2016 से पहले की बात है और ये 2016 के बाद की बात है। ठीक, 4 कितने में डिवाइड कर दिया था, 4 में डिवाइड कर दिया गया था। ए ऑप्शन राइट हो गया। 4 में भी मेरे भाई बात करोगे तो रेड हो गया आपका, रेड, येलो, व्हाइट और ब्लू, इन 4 में रखा गया। आज राइटिंग पर ध्यान नहीं देंगे, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और इसी तरीके से आपको समझाते हुए चलेंगे। ठीक, रेड में क्या आता है आप जानते हैं, रेड में जो भी आपका कंटामिनेटेड प्लास्टिक वेस्ट होगा वो भी आएगा। ठीक, उसके अलावा अगर आप बात करोगे, येलो लिखा हुआ है, येलो में आप जानते हैं एनाटॉमिकल वेस्ट आएगा। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके नीचे लिखा हुआ व्हाइट। व्हाइट में आप जानते हैं क्या आता है, व्हाइट में जो भी शार्प चीजें आएंगी वो आपकी आएंगी। और ब्लू में क्या है, जो भी आपके ग्लासवेयर होंगे, ठीक, वो आपके आएंगे। तो इस तरीके से और भी इसमें डिटेल में चीजें हैं क्या क्या आएंगी। बेसिक हमने आपको बता दिया कि 2000 पहले से 10 कैटेगरी थी, 2016 से पहले 10 कैटेगरी थी, उसके बाद में 4 कैटेगरी में रखा गया, रेड, येलो, व्हाइट एंड ब्लू। ठीक, आगे चलते हैं। विच ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर, कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर है जो आल्सो नोन एज फाइब्रिनोजन। ठीक, किस क्लॉटिंग फैक्टर को फाइब्रिनोजन बोलते हैं। फैक्टर सेकेंड, फैक्टर यहां पर लिखा हुआ है 4, उसके अलावा 8, 5, 6, 7, 8 और फैक्टर 1। तो देखो यहां पर फैक्टर 1 जो होता है वो क्या होता है, फाइब्रिनोजन होता है। क्या
फैक्टर 1। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। उसके अलावा फैक्टर 2 की बात करोगे तो मेरे भाई फैक्टर 2 जो होता है वो प्रोथ्राम्बिन होता है। कहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिख देते हैं प्रोथ्राम्बिन। इसके अलावा फैक्टर यहां पर लिखा हुआ है फैक्टर 4। फैक्टर जो 4 होता है वो कैल्शियम आयन होता है। और फैक्टर जो है 8 की बात करोगे तो एंटी हीमोफिलिक। ठीक, ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है, विपल्स ट्रायड, विपल्स ट्रायड इज यूज टू। ठीक, ये दूसरा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा होगा या मेनली किसी भी नहीं पढ़ा होगा मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक, विपल्स ट्रायड या पढ़ा होगा किसी ने भी, लेकिन ये एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आप समझेंगे। पहला दूसरा क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन आपको मैंने दिखाया, दूसरा क्वेश्चन ये। अभी तक 26 क्वेश्चन हो चुके हैं। 26 क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ 2 क्वेश्चन है जो आपके हो सकता है आपके सिलेबस में है, आपने कहीं ना पढ़े हो उनको। ठीक, तो ये विपल्स ट्रायड क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो है मेरे भाई, ये किसके लिए होता है, ये डायग्नोसिस डायग्नोस्टिक के लिए है, यानी डायग्नोस करने के लिए है हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए है। और इसको विपल्स ट्रायड क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको विपल्स ने दिया था। ट्रायड का मतलब क्या है, इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं। ट्रायड को मतलब क्या है, इसमें 3 चीजें देखी जाती हैं। पहले तो आपको सिम्टम्स दिखने चाहिए किसके, कि उसको सिम्टम्स देखने हैं कि ग्लूकोज लेवल डाउन है। फिर उसके बाद में आपको ग्लूकोज लेवल चेक करना है। क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करते हैं, चेक करते हैं ग्लूकोज लेवल, देखते हैं कि उसका ग्लूकोज लेवल कितना डाउन है, क्या है। फिर उसके बाद में आप करेक्ट करते हैं उसको। ठीक, क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं, करेक्ट करते हैं उसको। यही क्या है, यही विपल्स ट्रायड है। क्या है, विपल्स ट्रायड है। और ये किसके लिए होता है, ये डायग्नोस करने के लिए होता है, हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। करेक्ट करते हैं और आप देखते हैं कि उसका उसके बाद में कि जो उसका ग्लूकोज लेवल है वो करेक्ट हो गया है। ठीक है, तो यही होते हैं, ये 3 चीजें वहां पर देखी जाती हैं। ये होता है विपल्स ट्रायड, विपल्स ने दिया था डायग्नोस करने के लिए हाइपोग्लाइसीमिया के लिए। डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन क्या है, राइट सीक्वेंस स्टेज ऑफ, राइट सीक्वेंस ऑफ स्टेजेस ऑफ होम्योस्टेसिस। जो आपका ब्लड क्लॉट होता है, ठीक, जो ब्लड क्लॉट का फॉर्मेशन होता है उसकी राइट स्टेजेस बतानी है सीक्वेंस में। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आप ये पैटर्न देखोगे क्वेश्चंस का, बहुत ही बेहतरीन लेवल का है। मतलब यहां पर आपको रटना नहीं है कि हाँ भैया कैसे कैसे आपको ये आपने पूरा रट लिया कि हाँ हाँ इस तरीके से ब्लड क्लॉट होता है। जी नहीं, ये आपसे वो तरीके से पूछ ही नहीं रहे, एकदम बेसिक से पूछ रहे हैं कि आपको दिमाग में ब्लड क्लॉट होने का स्टेप याद है कि नहीं याद है। मतलब मोटा मोटा क्या होता है वो आपको जानना चाहिए। पहले कह रहे हैं पहले क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जैसे ही ये आपकी वेसल्स है और यहां पर आपका कट लग गया, ठीक, कट लग गया, जैसे ही कट लग जाएगा तो सबसे पहले बॉडी क्या करती है, वैसो कॉन्ट्रैक्शन कराती है। क्यों क्यों कराती है, जैसे देखो मेरे भाई, ये ऐसे, ये क्या है, हमारी वेन है मान लो, ठीक, ये कट गई है। अब क्या हो रहा है, इसमें ब्लड ब्लड फ्लो हो रहा है तेजी से। ठीक, जिस तरीके से, तेजी से नहीं, मान लो धीमे से ही फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है। अब वैसो कॉन्ट्रैक्शन करा देने से क्या होगा, ये जो ऐसे थी ये थोड़ी सी ऐसे पतली हो जाए। ठीक, ये जब पतली हो जाएगी तो ब्लड फ्लो पहले स्टेप पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक, अभी इतने से पानी आ रहा था, अभी इतने से पानी आ रहा है तो इतनी मोटी नली थी। अब क्या है, पतले, इतना पतली नली है। ठीक, हमने पीछे थोड़ा सा दबा लिया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, पानी कम आने लगेगा। तो उस तरीके से पहला पर्पज क्या है कि ब्लड फ्लो ही कम करा दिया जाए। तो वैसो कॉन्ट्रैक्शन जहां पर सबसे पहले हो, यहां पर देखो फाइब्रिनोलाइसिस लिखा है, ए ऑप्शन कट हो जाएगा। फिर देखो वैसो कॉन्ट्रैक्शन लिखा है, ठीक है। सी में देखो प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ये भी काट दो। यानी हमने क्या बताया, सबसे पहले वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा। तो यहां पर आप देखो 2 ऑप्शन को काट दो, ए और सी को। ठीक, तो अब आप 50% 50% आपका 50% चांस है कि आंसर आप सही कर दें, बी और डी में से एक होगा। ठीक, आगे चलिए, वैसो कॉन्ट्रैक्शन तो हो गया। अब वैसो कॉन्ट्रैक्शन के बाद में क्या हो रहा है, कह रहे हैं कोगुलेशन हो जाएगा। मतलब जैसे ही वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ ब्लड क्लॉट हो जाएगा क्या, जी नहीं, ये गलत हो जाएगा। मैं ये कहता हूं कि मुझको आगे का नहीं पता है, मुझको सिर्फ इतना पता था कि वैसो कॉन्ट्रैक्शन होगा पहला स्टेप। ठीक, उसके बाद में कह रहे हैं कि तुरंत कोगुलेशन हो जाएगा। जैसे ही वैसो कॉन्ट्रैक्शन हुआ कोगुलेशन हो जाएगा, क्या प्लेटलेट फॉर्मेशन होगा, फिर फाइब्रिनोलाइसिस होगी। तो ये भी ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये ऑप्शन बचता है। अगर आपको कुछ चीज पता है और एकदम सही पता है
तो उससे भी आप आंसर निकाल सकते हैं, और आंसर निकला है और एकदम सही निकला है मेरे भाई। यही राइट स्टेप होता है किसी भी क्वेश्चन को सही करने का। अब सुनो इसको ध्यान से। क्या हुआ, सबसे पहले वेसल का कॉन्ट्रैक्शन हुआ यानी ब्लड फ्लो कम हो गया। उसके बाद में क्या होता है, जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं यहां पर आकर क्या होती हैं, ऐसे चिपक जाती हैं, ठीक, क्लंप बना लेती हैं। प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होता है। जब प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो जाता है तो इसी के बाद में क्या होता है, ब्लड क्लॉट हो जाता है। इसको बोलते हैं कोगुलेशन। पूरे स्टेप होते हैं। उसके बाद लास्ट में लिखा है फाइब्रिनोलाइसिस। फाइब्रिनोलाइसिस क्या होता है, आपने देखा है जब भी आप कटते हैं, कट जाता है, ठीक, चोट लग जाती है, खून निकलता है, ब्लड क्लॉट होता है, आपने देखा है उसके बाद में जैसे ही 15 से 20 मिनट हो जाता है या 12 मिनट 13 मिनट, उसके बाद में आप देखते हैं जो पपड़ी बन जाती है, उसके बाद थोड़ा सा आपको वाटरी सब्सटेंस आपको दिखता है कि पानी जैसा बाहर आ रहा है, येलो येलो फ्लूइड आ रहा है, उसी को बोलते हैं फाइब्रिनोलाइसिस। क्या होता है, तब जो आपका सीरम है वो बाहर आता है क्योंकि जाल बन जाता है। पूरा प्रोसेस है, लास्ट स्टेप यही होता है, आपने देखा है और इसको मैंने आपको फील करा दिया। आज के बाद इस चीज को आप भूलेंगे नहीं। मैंने कुछ नहीं समझाया कि कोगुलेशन में क्या होता है, कौन से स्टेप होते हैं, कुछ आपको नहीं पता है, आपको ये स्टेप पता है और इस तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन इन पे बन जाता है आप कर ले जाएंगे। ठीक, आपको ये अप्रोच पता चल गई कि कैसे क्वेश्चन को सही करना है, आपको ये पता चल गया कि सीक्वेंस क्या है ब्लड क्लॉट का। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पार्ट ऑफ सेल। मेन पार्ट क्या है सेल के। देखो क्वेश्चन जो बनाया है, कुछ कुछ क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन बनाए हैं और कुछ 4-5 क्वेश्चन तो रद्दी कर दिया है, ठीक, तो वो तो सब में चलता रहेगा। मैंने क्या कहा कि मेन पार्ट ऑफ द सेल। कुछ दिन पहले की आप क्लास को याद करोगे तो मैंने जहां पर सेल डिवीजन बताया था, सुनना, जहां पर मैंने सेल डिवीजन बताया था वहां पर मैंने आपको क्या बात बताई थी, मैंने बताई थी किसी के घर में बंटवारा हो रहा हो। और जब मैंने ये बात बताई थी किसी के घर में बंटवारा हो रहा होगा तो किस चीज का हो रहा होगा, जमीन का हो रहा होगा, सोने चांदी का बंटवारा हो रहा होगा, तब मैंने ये बात आपसे बोली थी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल के अंदर क्या होता है, ये जैसे सेल है और सेल के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है। क्यों, न्यूक्लियस के अंदर ये आप जानते हैं, न्यूक्लियस होगा, उसके अंदर क्रोमोसोम होगा, ठीक, ये होगा डीएनए होगा। तो ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसका, सेल का। तो वही मेन पार्ट पूछा है। अब देखो मेन पार्ट आपको पता है क्या है, न्यूक्लियस है। मेन पार्ट क्या है, न्यूक्लियस है। अब ऑप्शन में ढूंढो कहां पर न्यूक्लियस है। सेल वॉल, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी अपरेटस, साइटोप्लाज्म, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम और न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मिल गया, आप इसको रोको, ठीक। उसके बाद डी ऑप्शन में देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, ठीक, न्यूक्लियस बता दिया, ठीक है। आइए न्यूक्लियस है, उसके बाद में है लाइसोसोम, राइबोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। मेन पार्ट ऑफ द सेल कहा गया है। अब सेल के अंदर क्या था, न्यूक्लियस था, और ये बचा वाला पार्ट क्या था, ये क्या बच रहा था, इसको क्या कहते थे, जीव द्रव्य साइटोप्लाज्म बोलते थे। क्या बोलते थे, साइटोप्लाज्म बोलते थे। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होते थे, सेल ऑर्गेनिल पड़े रहते थे। क्या, इस साइटोप्लाज्म के ही अंदर, मतलब सेल ऑर्गेनिल कौन कौन से, जैसे आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका राइबोसोम हो गया, आपके गोल्गी बॉडी हो गए, ये सब किसमें थे, ये सब आपके साइटोप्लाज्म में थे। तो आपको ये बात भी पता चल गई कि एक तो इंपॉर्टेंट हो गया आपका न्यूक्लियस, दूसरा क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। और डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की गई है। अगर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी झिल्ली नहीं होगी तो ये सेल भी कैसे रहेगी। तो भाई अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, झिल्ली नहीं होगी, तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, ये सेल जो है फट जाएगी, ठीक है। साइटोप्लाज्म बाहर आ गया, सेल ऑर्गेनिल बाहर हो गए, तो सेल कैसे रह पाएगी। तो मेन पार्ट क्या होते हैं, जो मेन पार्ट होते हैं, सेल को डिवाइड करोगे आप तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद साइटोप्लाज्म और लास्ट पार्ट आपका न्यूक्लियस हो गया। तो इसका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब उसके बाद फिर देखिएगा कॉलम आ गए हैं मिलाने के लिए, मैच ऑफ द फॉलोइंग। इसको उसी अंदाज में करेंगे जिस अंदाज में हम लोग कॉलम वाले क्वेश्चंस यानी मैच करने वाले क्वेश्चन करते हैं। एक पकड़ेंगे कि जो हमें आ रहा है उस पर टिक जाएंगे और सभी अभी देखना कैसे निकल जाते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, क्रेनियल कैविटी दे रहा है, पेल्विस कैविटी है, थोरेसिक कैविटी है, एब्डोमेन कैविटी है, ठीक है, इधर दिए गए। इधर पढ़िए क्या लिखा हुआ है, कंटेन्स द लंग्स एंड हार्ट, स्टमक, ब्रेन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सुनो, हमने इतनी बार डाइजेशन वाले क्वेश्चंस की बात की और रिस्पायरेशन, दोनों चैप्टर अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन मैंने 20-20 करवाए, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के और क्या नाम, रिस्पायरेशन के। डाइजेस्टिव सिस्टम में जब भी मैंने बताया, हमको बताया मैंने आपको कि हमारी बॉडी 2 पार्ट में ऐसे डिवाइडेड रहती है,
ठीक, एक ये होती है थोरेसिक कैविटी, ये होती है एब्डोमेन कैविटी। आपको समझ में आया? थोरेसिक कैविटी में मैंने बताया जितनी बार भी और ऐसे करके आपको बताया कि यहां पर हमारे नाजुक अंग होते हैं, जैसे हमारे लंग्स हो गए और हार्ट हो गए। ठीक, किसमें बताया? थोरेसिक कैविटी में। हमको एक चीज पता हो गई कि जो थोरेसिक कैविटी है, अभी सुनिए, थोरेसिक कैविटी है, इसमें क्या मैंने बताया कि हमारे लंग्स होंगे और हार्ट होंगे। तो यानी 3 वाले में ए ऑप्शन, 3 का ए से मिलान कर दिया। 3 का ए से मिलान करो, ये है। 3 का बी यहां पर है, 3 का डी है, 3 का सी है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। 3 का ए मुझे पता था, 3 का ए मुझे सिर्फ पता था और मैंने सारे ऑप्शन कर दिए। ठीक, अब मैं देख नहीं रहा हूं, इसका ए ऑप्शन राइट ही होगा, श्योर एंड सर्टेन 100% होगा। और ना मानो तो मिला के देखो। इस तरीके से आपको मैच करने वाले क्वेश्चन करने रहते हैं, और जितने भी अभी क्वेश्चन आएंगे आपको मैच करने वाले आपको दिखाएंगे। ठीक, इसी तरीके क्रेनियल कैविटी के अंदर आप जानते हैं क्या होता है? हमारा ब्रेन होता है। ठीक, पेल्विस कैविटी में आप जानते हैं जो पेल्विस कैविटी होती है उसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं। ठीक, पेल्विस कैविटी में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गए। एब्डोमिनल कैविटी में आप जानते हैं जो भी आपका स्टमक और इंटेस्टाइन हो गया, किसमें होता है? एब्डोमिनल कैविटी में होता है। एक में देखिए क्या है, एक का मिलान सी से हो रहा है। ठीक है, पेल्विस कैविटी, 2 का मिलान डी में है, 3 का मिलान ए में है, और 4 किससे मैच कर रहा है? 4 बी से मैच कर रहा है। ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। बताइए, इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे और सेकंडों में आपका आंसर होगा। अब पता है क्या है, आप कैसे चीजों में फंस जाते हैं। आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता था, आता भी था, आपने क्या किया? आप सब मिलाने में बैठ रहे हैं। क्रेनियम कैविटी क्या होगा, सारे पढ़े, सब कुछ मिला रहे हैं। ये तरीका एकदम घटिया है। बेस्ट तरीका आपके पास क्या है? किसी एक को पकड़िए जो आपको आता है, उसको तुरंत आप देखिएगा और उसके बाद में ऑप्शन को कट करिएगा। आप 15 सेकंड में, 20 सेकंड में क्वेश्चन को कर पाएंगे, और वही जब आप इस तरीके से क्वेश्चन, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, समझो आपका काम हो गया। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन तो सब कोई कर ले। अभी यही पेपर आपको जो है 3 घंटे को दे दिया जाए करने को, तो आप बैठे बैठे कुछ ना कुछ करते रहेंगे। ठीक है, तो ये तरीका नहीं होना चाहिए। आगे देखिएगा, इन द हीमोलिटिक जॉइंटिस, हीमोलिटिक जॉइंटिस में जो वेंडनबर्ग रिएक्शन होती है इज कैसी होती है? इनडायरेक्ट निगेटिव, डायरेक्ट पॉजिटिव, बाइफेजिक या इनडायरेक्ट पॉजिटिव। अब अगर आपने ये चीज पढ़ी थी, अब ये देखो कि ये थोड़ा सा मैं हर एक चीज को आपको समझाते हुए चल रहा हूं, बताते हुए चल रहा हूं, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ में। मैं जो भी बेसिक है मैं इसको बेसिक बता रहा हूं, और जो अब ये क्वेश्चन जो आया है ये आपका थ्योरी से आया है, मतलब ठीक लेवल की अगर आपको थ्योरी आ रही होगी, ज्यादा डीप नहीं कह रहा हूं, ठीक लेवल की। ठीक, ठीक लेवल की जिसको थ्योरी आ रही है वो ये क्वेश्चन कर पाएगा, और उसको ये चीज पता होनी चाहिए। अब वांडरबर्ग जो रिएक्शन होती है उसकी अगर बात करोगे आप, एक होता है डायरेक्ट पॉजिटिव, ठीक, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है इनडायरेक्ट पॉजिटिव, और तीसरा कहेंगे बाइफेजिक। ठीक, 3 होते हैं। अब जो आपका डायरेक्ट पॉजिटिव है, ठीक, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में आपको डायरेक्ट पॉजिटिव होगा, मिलेगा ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस में। ठीक, उसके अलावा इनडायरेक्ट पॉजिटिव की बात करोगे तो इनडायरेक्ट पॉजिटिव आपको मिलेगा हीमोलिटिक जॉन्डिस में, और लास्ट में क्या बचता है? लास्ट में बचता है मेरे भाई बाइफेजिक, और बाइफेजिक आपको देखने को मिलेगा हिपैटिक जॉन्डिस में। किसमें? हिपैटिक जॉन्डिस में। ठीक, हिपैटिक जॉन्डिस में आपको देखने को मिलेगा। तो यहां से आप बताइएगा, हीमोलिटिक जॉन्डिस में आप देख रहे हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस में वांडेनबर्ग जो रिएक्शन होगी वो कैसी होगी? वो इनडायरेक्ट पॉजिटिव होगी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। डायरेक्ट पॉजिटिव आपको 30 सेकंड, इनडायरेक्ट पॉजिटिव भी आप देखेंगे कितना इसमें समय लगता है, इनडायरेक्ट पॉजिटिव में 30 मिनट लगता है। बाइफेजिक का मतलब क्या है कि यहां पर 30 सेकंड प्लस 30 मिनट, यानी 2 रिएक्शन आपको देखने को मिलती है 2 तरीके से, और ये चीज हो गई। तो यहां पर आपको पता हो गया जो हीमोलिटिक जॉन्डिस है, वांडेनबर्ग जो रिएक्शन होती है यहां पर कैसी होती है? इनडायरेक्ट पॉजिटिव आता है। इसका बी डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। आगे चलिएगा, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस स्टेज ऑफ माइटोसिस, समसूत्री विभाजन। ये क्वेश्चन भी अभी पीछे की जो क्लास मैंने करवाई है वहां पर करवाया था, ये क्वेश्चन माइटोसिस। ठीक, ये क्वेश्चन
हाल फिलहाल में मैंने करवाया है। और स्टेज पूछा था कि माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस होता है समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन का मतलब है एक सेल जो है दो सेल में डिवाइड हो रही है। मैंने इस क्वेश्चन को कुछ ही दिन पहले कराया है, ठीक, एज इट इज क्वेश्चन मैंने कराया था। और स्टेज की बात की जाए तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसके बाद क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होती है। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। मैंने ये चीज आपको बताई है, ठीक है। क्योंकि माइटोसिस जो है ये पूरा बड़ा प्रोसेस है सेल डिवीजन का, जिसमें माइटोसिस हम लोग पढ़ते हैं, मियोसिस पढ़ते हैं, कैसे एक सेल दो सेल में आती है, पूरी स्टेज होती है कि कैसे जो है आपके जो सारी चीजें की कैसे जो है साइटोकाइनेसिस यानी साइटोप्लाज्म अलग होता है। उससे पहले आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में जो चीजें होती हैं वो कैसे अलग होती हैं। न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में आप जानते हैं आपका क्रोमोसोम होता है, और क्रोमोसोम में सारी स्टेजेस होती हैं कि क्रोमोसोम आप खुल रहा है, उसके बाद में अलग अलग पोल पे जा रहा है, वो सारी चीजें होती हैं इसमें। वो आप हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब, ठीक। उसके बाद मेरे भाई अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन। डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में किसका प्रयोग होता है, फॉर्मेलिन का प्रयोग होता है, नाइट्रिक एसिड का प्रयोग होता है, एसीटोन को होता है, अल्कोहल का होता है। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए। अब ये क्वेश्चन आप देखो हिस्टोपैथोलॉजी से फिर आ गया है, ठीक। और इंपॉर्टेंस समझिएगा, तीन क्वेश्चन साइटोलॉजी से आए हैं, तीनों के तीनों पहले ही पेज से आए हैं थ्योरी के, जो मैंने क्लास कराई है। और हिस्टोपैथोलॉजी में आप देखते जाइए। डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में यानी जो हम लोग डीकैल्सिफिकेशन करते हैं, कैल्शियम को रिमूव करते हैं किससे, टिश्यू से, उसमें कौन सा प्रयोग किया जाता है, किस चीज का प्रयोग किया जाता है, फार्मेलिन प्रयोग करते हैं, नाइट्रिक एसिड करते हैं, एसीटोन करते हैं, या फिर अल्कोहल करते हैं। पूरा क्लास लिया हुआ था, यहां पर आप देखिएगा। जो मैंने बताया है कि सबसे पहले नंबर पे क्या लिखा हुआ है, नाइट्रिक एसिड HNO3, ठीक। उसके बाद क्या लिखा है, फॉर्मिक एसिड लिखा हुआ है। चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं जैसे EDTA हो गया, और इलेक्ट्रोफोरेटिक मेथड भी होता है। ये सारा कुछ मैंने आपको बताया था कि डीकैल्सिफिकेशन प्रोसेस में किसका किसका प्रयोग करते हैं। पहला ही यहां पर लिखा था नाइट्रिक एसिड का प्रयोग। और ऑप्शन भी आप देखोगे, बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। डीकैल्सिफिकेशन के लिए नाइट्रिक एसिड प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव। अब कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव की बात की गई, तीसरा क्वेश्चन हिस्टोपैथोलॉजी से फिर आ गया। अब कितनी बार इसको बताया जाए कि 10% फार्मेलिन प्रयोग की जाती है, कॉमनली फिक्सेटिव, कॉमन फिक्सेटिव। अब ये भी देखिए हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास में कराया, शायद आपको मैं ही दिख रहा हूँ, ये मैं ही हूँ। फार्मेलिन के आगे मैंने क्या लिखा है, कॉमनली यूज्ड फिक्सेटिव, टिक लगाया है, आपको सामने दिखाया हुआ है ये। उसके अलावा भी बताया है कि 40% मार्केट में आती है, 100% उसको मान लेते हैं। और यहाँ पर जब 10% बनाते हैं तो 10 जो है ml फार्मेलिन का और 90 ml वाटर लेते हैं। इस तरीके से सारा कुछ भाई मेरे देखो, फार्मेल्डिहाइड की बोतल लगा के सब बनाया है, बहुत मेहनत से ये क्लास कराई है। और ऐसा नहीं इस पे रिस्पांस नहीं है, 18,000 लोगों ने देखा। उसके बाद आप कमेंट पढ़ोगे तो दिल को छू देने वाली बातें लिखी हुई हैं कि जो लोग आप रिस्पॉन्स देते हैं उसके बाद में क्लास कराने में मजा आता है। जब बताते हैं कि 4,000 का कोर्स लिया, 3,000 का लिया, इतना कंटेंट भी नहीं मिल रहा है, चीज़ें भी नहीं समझ में आ रही, उसके बाद जब ये कहते हैं कि आज हम आपसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं और मज़ा आ रहा है, तो अच्छा लगता है ये चीज़। और उसी के लिए ही मेहनत करते हैं, ठीक है, उसी चीज़ के लिए मेहनत करते हैं। इसके बाद ही मैंने साइटोलॉजी की क्लास कराई 1 घंटे 50 मिनट की, ठीक, इससे भी ज़्यादा की होगी। साइटोलॉजी से एक भी मैंने वर्ड उसमें कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ बहुत ही बेहतरीन कराया। लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा फास्ट कराया है, ताकि जिसको आ रहा हो उसका रिवीजन हो जाए, जिसको नहीं आ रहा है वो एक बार सुने, पहले सुनने के बाद में कॉपी में लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, आप कीजिए, कहीं नहीं मिलेंगी, ठीक है। कमेंट आप पढ़ लीजिए एक बार, पॉजिटिव फीडबैक आप देख के आप खुद अपने को रोक नहीं पाएंगे और क्लासेस को करेंगे। क्वेश्चन है ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन, यानी जब डीनेचुरेशन हो गया है, किसी का जो नेचर है उसको, उस नेचर को खत्म कर दिया गया है, विच लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि डीनेचुरेशन के दौरान प्रोटीन संरचना का कौन सा स्तर बरकरार रहता है। मैंने आपको बताया है कितनी बार, जितनी भी क्लासेस कराई है, मैंने ये चीज बोली है, केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट, केमिस्ट्री ऑफ प्रोटीन, केमिस्ट्री ऑफ लिपिड मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कोई भी एग्जाम ऐसा बाकी नहीं जाएगा जिसमें ये पूछा ना जाए, और एक क्वेश्चन आपसे आना ही आना है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि जो डीनेचुरेशन हो रहा है प्रोटीन का, कौन से, जिसमें जो है कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो इंटैक्ट रहता है। मैंने ये चीज तो आपको बताई है, मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में अभी तक हम लोग यहां नहीं पहुंचे थे। लेकिन ये चीज मैंने जरूर बताई थी कि डीनेचुरेशन प्रोटीन का किन किन मेथड से हो सकता है। फिजिकल मेथड भी बताए थे और आपको केमिकल मेथड भी बताए थे, लेकिन ये चीज नहीं बताई थी। ये मैंने आपको बताया था कि जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है वो प्राइमरी भी होता है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्सरी और क्वार्टरनी। मैं आपको बताऊं, जैसे कि क्वार्टरनी स्ट्रक्चर है वो टूटता है टर्सरी, फिर
सेकेंडरी और देन लास्ट में प्राइमरी आके रह जाता है। तो जैसे कहते हैं ना कि यूनिट, आप यूनिट नहीं तोड़ सकते। तो जब डीनेचुरेशन होता है तो टर्सरी भी टूट जाता है, क्वार्टरनी भी टूट जाता है, सेकेंडरी भी टूट जाता है, लेकिन प्राइमरी क्या रहता है, बरकरार रहता है, क्योंकि उसमें जो है जो पेप्टाइड बॉन्ड होते हैं वो टूटते नहीं है, ठीक, वो आपस में इंटैक्ट रहते हैं, बने रहते हैं। एजेंट भी मैंने आपको बताए थे, जैसे कि केमिकल भी मैंने बताया था, फिजिकल में मैंने बताया था कि जैसे आपका एक्सरे हो गया और आपके यूवी रे हो गए, ये मैंने बताया था। केमिकल में मैंने बताया था कि जैसे ईथर हो गया और एल्कोहल हो गया, ये क्या करते हैं, केमिकल जो होते हैं ईथर और एल्कोहल, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डीनेचर कर देते हैं, ये डीनेचर एजेंट है। पीछे की क्लास में ये मैंने लिखवाया हुआ है और आपको बताया हुआ है, ठीक, कोई बात नहीं, ये नई पीडीएफ आप तक जाएगी तो आपको याद रहेगा। क्लास के बाद में ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन आपको बाद में मिलते रहेंगे, ठीक है। अगर अभी आपके पास ये पेपर नहीं हो, जो ये राजस्थान एनएचएम का ओरिजिनल पेपर भी हमने टेलीग्राम पर डाल दिया, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ये आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें दिखेगा, ठीक, उसके साथ साथ यहाँ पर सोल्यूशन भी है, तो ये आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। क्वेश्चन है विच अमीनो एसिड हैज द एमिडाजोल रिंग। अब ये क्वेश्चन तीसरा है ऐसा जो डीप थ्योरी से आया है, ठीक है, मतलब अच्छी खासी थ्योरी जिसने पढ़ी होगी वही कर पाएगा। तो मैं इसलिए ये क्वेश्चन बताते हुए चल रहा हूं, आप लास्ट में ये आप समझ पाए कि कितने क्वेश्चन ऐसे आए थे जो एकदम बेसिक थे, जो हम लोग सब लोग कर ले रहे थे। मैं देखो सारा कुछ बताते हुए आपको चल रहा हूँ, ये हल्के क्वेश्चन है, ठीक है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है, जिससे आप कतराते हैं, जो कहते हैं कि आप लेवल अच्छा कीजिए। आप लेवल अच्छा करने के चक्कर में कितने क्वेश्चन करेंगे, तीन क्वेश्चन अभी तक हो पाए, 37 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के आए हैं, मतलब डीप थ्योरी से आए हैं। आप ये 3 क्वेश्चन करने के चक्कर में रहेंगे, या फिर आप कितने क्वेश्चन हो गए, 34 क्वेश्चन के चक्कर में पड़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो आप 34 क्वेश्चन को देखिए, ना कि 3 क्वेश्चन को। कोई नहीं, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया, चीजें आपको आ रही तो बिल्कुल पढ़िए। विच अमीनो एसिड हैड इमिडाजोल रिंग, तो इसमें क्या है मैं आपको बताऊं, जो हिस्टाडीन होता है इसमें क्या होती है, इमिडाजोल रिंग होती है। ये जब आप स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द 3 मैकेनिज्म रिड्यूस द ब्लड हीमोस्टेसिस इन द करेक्ट सीक्वेंस। फिर वही क्वेश्चन दिया गया, या फिर टाइपर ने जो है वही लिख दिया क्या, ऐसा कुछ है। चलिए कोई नहीं, देखते हैं, वही चीजें हैं आपके सामने। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है वैस्कुलर स्पास्म होगा, ठीक, यहाँ पर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड क्लॉटिंग हो रही, ये भी नहीं होगा, बस इतना ही पता है, मैंने आंसर को टिक कर दिया। यानी वैस्कुलर स्पास्म होगा, फिर प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन होगा, देन उसके लास्ट में ब्लड क्लॉटिंग होती है, ए ऑप्शन राइट हो गया। जी नहीं, ये क्वेश्चन शायद हमको लगता है एक पेपर में 2 क्वेश्चन सेम पूछ दिए गए, बस थोड़ा सा चेंज है इसमें। विच टेस्ट इज एग्जाम्पल ऑफ पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन। पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल कौन सा है, प्रेसिपिटेट है, एलाइजा है, कूम्ब टेस्ट है, या लैटेक्स है। प्रेसिपिटेशन हो गया, एलाइजा हो गया, कूम्ब हो गया, लैटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट जो होता है, ठीक, या फिर बीड्स जो होता है, ये कैसा है, ये पैसिव एग्लूटिनेशन रिएक्शन है, इसका डी ऑप्शन राइट होगा, ठीक। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पर है, 40 क्वेश्चन कह रहा है विच इज द मेजरिंग यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। अब देखो मेरे भाई, कहते हैं ना कभी कभी जो है जबान पे सरस्वती माता विराजमान हो जाती है। मैंने आपको हर बार ये चीज बोली है मेरे भाई, आपसे वैल्यू तो पूछी ही नहीं जाएगी। मैंने क्या कहा, आप यूनिट याद रखिए, और आपसे क्वेश्चन आ गया कि मेजरिंग यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन। आप कहिए एक बार मुझसे, आप खुद से ये बात पूछिए कि कभी आप ये सोच रहे थे कि इतने बेसिक क्वेश्चन आएंगे। अगर ये पेपर आपने दिया होगा, आपसे 100 क्वेश्चन, जैसे नॉन टेक्निकल की बात नहीं कर रहे हैं, 100 क्वेश्चन में से आप देखो कि आपने 80 क्वेश्चन बिना पढ़े ही अगर किए हैं। बिना पढ़े का मतलब ये है कि एकदम से बेसिक क्वेश्चन है आपके लिए, उसमें कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही होगी, आपके चुटकियों में आंसर निकलेंगे। अब देखो इसमें गलती कहां पर होगी, यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन जैसे पूछा गया आपसे, आपके सामने देखो थोड़ा सा उन्होंने क्या किया है, आपके लिए सहूलियत कर दी है। अगर ये चीज ना लिखते यहां पर, ये चीज ना लिखते तो आपको बहुत दिक्कत हो जाती। मैं मानता हूं इसमें भी बहुत सारे बच्चों ने गलती की होगी, नहीं मानते हो तो खुद देखिएगा आपने, और जिस बच्चे ने भेजा था शायद ये, उसने भी ये गलती कर दी इसमें, ठीक है, कि मेजरिंग यूनिट ऑफ हीमोग्लोबिन की बात करोगे, आपको नहीं पता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें क्या होगा, आपको ये पता है कि हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू क्या है, आप ऐसे लिखते हैं कि उनका जो है 14 ग्राम, 15 ग्राम,
14 ग्राम पर डीएल, ये लिखते हैं आप। ठीक, कभी कभी क्या होता है आप बोल नहीं पाते हैं, आपको चीजें याद नहीं रहती, लेकिन जब हाथ से लिखते हैं आपको याद आ जाता है, क्योंकि आपने इतनी बार प्रैक्टिस जिसने की रहती है उसका निकल जाता है। कि जैसे कहते हैं कि हीमोग्लोबिन कितना है, उनका कहते हैं हीमोग्लोबिन जो है 14 यानी 14 ग्राम पर डीएल है। ठीक, तो अब आप ऑप्शन में जाइएगा, देखिएगा ग्राम पर डेसीलीटर, किलोग्राम, मिलीग्राम, मिलीग्राम, जी नहीं, ये कितना हुआ, डी ऑप्शन इसका राइट होगा, ग्राम पर डीएल होता है, डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, मिलीग्राम नहीं होता है, कुछ लोग इसको मिलीग्राम लगा के आए हैं, मिलीग्राम नहीं होता है। ठीक, आइए आगे है करेक्ट सीक्वेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग। क्या हो रहा है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वुंड हीलिंग, ये आपसे फर्स्ट ईयर का प्रोसेस मतलब क्वेश्चन है। ठीक, अगर आप फर्स्ट ईयर में थे, जब डीएमएलटी फर्स्ट ईयर कर रहे थे, डिप्लोमा कर रहे थे, डिग्री कर रहे थे, वहां पर आपका जो है ये टॉपिक आता है। ठीक, वहां पर ये आपसे पूछा गया है प्राइमरी एंड सेकेंडरी वुंड हीलिंग, कि कैसे आपका जो है घाव भरता है, जब चोट लग गई है उसके बाद घाव कैसे भर रहा है। ऑप्शन देखिए, ये मुझको मान लीजिए नहीं आता है। ठीक, तो कैसे आप पढ़ेंगे, पहले पढ़िए, प्रोलिफरेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, मैचुरेशन हो रहा है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन है, दोनों में सेम लिखा हुआ है, तो इसको अभी रोकते हैं। डी ऑप्शन में कह रहे हैं मैचुरेशन हो रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि घाव हुआ था और उस घाव को भरना है, तो सबसे पहले क्या मैचुरेशन हो जाएगा, तो डी ऑप्शन तो पहले ही काट देंगे कि मैचुरेशन नहीं होगा। अब देखो, अब उसके बाद में क्या कह रहे हैं, अब उसके बाद में देखिएगा, इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन दो में लिखा हुआ है। ठीक, इन्फ्लेमेशन क्या, जैसे ही चोट लगती है, आप देखते हैं किसी को चोट लगती है, थोड़ी सी स्वेलिंग तुरंत आ जाती है, कहीं पर भी हो स्वेलिंग आ जाती है, तो यानी हम ये मान के क्या चल रहे हैं, यही सही है, तो या बी या सी में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। ठीक, पोलिफ्रेशन क्या होता है, पोलिफ्रेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ द न्यू ब्लड वेसल्स या ग्रोथ ऑफ द कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो ये भी नहीं होगा, अभी चोट नहीं लगी है और न्यू ब्लड वेसल का फॉर्मेशन करा दोगे, पहले चोट लगने दो, यानी इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग आने दो, सबसे पहले तो यही होगा ना कि स्वेलिंग आएगी, और स्वेलिंग का मतलब है कि इंजरी हुई है कहीं पर, तो इसका मतलब क्या है, रिस्पॉन्स टू इंजरी क्या है, इन्फ्लामेशन है, तो इन दो में से एक ऑप्शन हो गया, यानी हम लोग 50% सही करने वाले हैं क्वेश्चन को। ठीक, इतना ही बहुत है। अब उसके बाद में देखो, मैंने यहां पर क्या कहा था, मैचुरेशन सबसे लास्ट में होता है, मैचुरेशन क्या होता है, सबसे लास्ट में होता है, हम कहेंगे कि वो मैच्योर हो रहा है, तो मैच्योर क्या है, 18 के बाद, 20 के बाद, 22 के बाद होते हैं। देखो, ये कला है क्वेश्चन को हल करने की, और इससे ही क्वेश्चन मैं आपको भी निकलवाता हूं। ठीक, मैंने मैचुरेशन क्या बताया, मैचुरेशन बताया कि वो मैच्योर हो गया। ठीक, मैच्योर का मतलब क्या है, हीलिंग हो रही है। ठीक है, हीलिंग हो रही है, तो अब मैचुरेशन पहले कर दे रहे हैं, पोलिफ्रेशन बाद में कर रहे हैं, तो ये गलत हो गया ना, ये गलत हो गया। सबसे पहले क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, कहीं पर घाव हुआ है तो उसके प्रति क्या है, रिस्पांस टू इंजरी है, फिर उसके बाद पोलिफ्रेशन हो रहा है, यानी यहां पर घाव हो गया है, तो नई यहां पर ब्लड वेसल खराब हो गई थी, कट गई थी, इंजरी हो गई थी, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ब्लड वेसल नई फॉर्मेशन होगा, देन उसके लास्ट में क्या होगा, देन मेरे भाई क्या होगा, मैचुरेशन होगा, और मैचुरेशन क्या होता है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ द न्यू टिश्यू होता है, तो इसका क्या होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, क्वेश्चन है फिर से आपका कॉलम मैच करने का, कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड, लिम्फ, लिम्फ कैपिलरी, लिम्फ नोड और स्प्लीन, उसके बाद में है लार्जेस्ट लिम्फ नोड, कंटेंस लिम्फ नोड, कंटेंस लिम्फोसाइट, फिल्टर लिम्फ और ब्लाइंड इंड ट्यूब्यूल्स इन द इंटरस्टिशियल स्पेस। अब इस क्वेश्चन को भी उसी अंदाज में हम लोग करने वाले हैं जैसे हमने आपको बताया है। अब देखो, सबसे पहले क्या कह रहे हैं, लार्जेस्ट लिम्फ आर्गन लिखा हुआ है, स्प्लीन यहां पर एक आर्गन है। ठीक, और लार्जेस्ट लिम्फ आर्गन ये है। ठीक, हमको यही पता है, और हमने क्या किया, सबसे पहले यही मैच कर दिया। ठीक, 4 का ए हुआ। अब यहां पर आओ, देखो आके, 4 का ए कहां पर है, 4 का ए यहां पर भी है, 4 का ए यहां पर भी, इन दोनों को हम क्या करते हैं, काट देते हैं एकदम। 50% हमारा क्वेश्चन क्या हो चुका है, सही हो चुका है, पहली बात। ठीक है, 50% सही हो चुका है। मैंने क्या बताया कि हमको एकदम एग्जैक्ट पता है, करेक्ट पता है, जो स्प्लीन होता है वो लार्जेस्ट लिम्फ आर्गन है। ठीक है, उसके बाद देखो क्या होता है, अब हमने जब डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ाया था, मतलब अभी जो है हमने डाइजेशन के कुछ क्वेश्चन आपको 20 करवाए, ठीक, डाइजेस्टिव सिस्टम के, वहां पर मैंने आपको बताया कि जो लिम्फ कैपिलरी होती हैं, लिम्फ कैपिलरी, जहां पर आप याद करो डाइजेशन ऑफ प्रोटीन बताया था, जहां पर हमने बताया था मिसल्स का फॉर्मेशन होता है, वहां पर मैंने ये आपको बात बताई थी कि जो लिम्फ कैपिलरी होती हैं वो क्या होती हैं, ब्लाइंड इंड ट्यूब्यूल्स होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस में पाई जाती हैं। अब देखो, 2 का डी, 2 का डी कहां पर है, 2 का डी ये है, 4 का ए ये है, 2 का डी ये है। ठीक।
ठीक, लिम्फ कैपिलरी। अब उसके बाद में पूरा मैच करके देख लीजिएगा, देखो 50% पहले मैंने सही कर लिया और लिम्फ कैपिलरी से पूरा का पूरा क्वेश्चन निकल के सामने आ गया कि 2 का डी कहीं पर नहीं है। ठीक, 2 का डी इसी में है, इनमें तो देखना ही नहीं है, देखो इनमें देखना ही नहीं है, इन दो में देखो, 2 में डी कहां पर है, 2 में डी यहां पर है, बस हो गया आपका काम, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिला के देख लो, लिम्फ क्या होता है, 1 का बी मिलाओ, लिम्फ कंटेंस लिम्फोसाइट, हाँ लिम्फ के अंदर लिम्फोसाइट होता है। ठीक, उसके बाद में लिम्फ कैपिलरी जो होती है बाइंड इन ट्यूब्यूल्स होता है, लिम्फ नोड आप जानते हैं कि क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं लिम्फ को, बी ऑप्शन राइट हो गया। बोलो भाई, ये एक तरीका आपको पहली बार सुन रहे होंगे, मतलब इस तरीके से आप क्वेश्चन करते होंगे, लेकिन इस तरीके को आप एकदम चिपका लीजिए अपने साथ में, जहां पर भी ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए, आप मैच करने वाले जहां पर क्वेश्चन आए आप इसी तरीके से कीजिएगा। ठीक, आपका क्वेश्चन 100% निकलेगा। आगे चलिएगा, क्वेश्चन कह रहा है विच टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड, कौन सा टेस्ट इज कॉमनली यूज्ड होता है टू आइडेंटिफाई माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक, टेस्ट की बात कर रहे हैं, यहां पर स्टेनिंग लिखी है, टेस्ट ना लिखते तो ग्राम स्टेनिंग हो गया, हिमोटॉक्सिलिन स्टेनिंग हो गया, जिम्सा स्टेनिंग हो गया, जेडन स्टेनिंग हो गई। ठीक, तो ये आपको पता है कि माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के लिए जो हम लोग स्टेन करते हैं वो स्टेन कौन सी होती है, जेडन स्टेन होती है या फिर एएफबी स्टेन होती है। ठीक, कौन सी होती है, जेडन स्टेन या एएफबी स्टेन होती है, डी ऑप्शन राइट है। बेसिक सा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ इज नॉट द ब्रांच ऑफ साइटोपैथोलॉजी। चौथा क्वेश्चन साइटो से आया हुआ है, चौथा क्वेश्चन साइटो से आया हुआ है। अभी तक जिसने भी क्लास नहीं की है साइटो की, मेरे भाई क्लास कर लेना। ठीक, बायोप्सी कहा है, अब्रेसिव साइटोलॉजी बोला है, एफएनएसी बोला है, एक्सफोलिएट साइटोलॉजी बोला है। आइए देखिएगा, यहां पर ब्रांच लिखी हुई है साइटोलॉजी की, जब हमने डिटेल में बताया है तो आपको बताया एक्सफोलिएट का मतलब क्या है, जो अपने आप से एपिथेलियल सेल रिमूव हो रही हो। एस्पायरेशन में हमने बताया था कि जो एफएनएसी हो गई, जो हम लोग एस्पायरेट कर रहे हैं। इम्प्रिंट साइटोलॉजी मैंने बताया था कि प्रिंट करके, ठीक, टिश्यू को क्या है स्लाइड पर ऐसे प्रिंट कर लिया जाता है, उसका प्रिंट आ जाता है, उसी को बोलते हैं इम्प्रिंट साइटोलॉजी। अब्रेसिव साइटोलॉजी मैंने आपको बताया था जहां पर हम लोग सेड ऑफ कर रहे हो फिजिकल तरीके से। ठीक, तो लास्ट ऑप्शन आपके सामने क्या, ए ऑप्शन बचता है, बायोप्सी। बायोप्सी आप जानते हैं ये किसका पार्ट है, ये आप लोग हिस्टोलॉजी में देखते हैं। ठीक, ये हो गया हिस्टो का। इस तरीके से एक एक टॉपिक से आपके 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं और चारों को चारों मेरे भाई मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है वीडियो में साइटोलॉजी से। और गजब की बात यह है कि हिस्टो से 3 क्वेश्चन, साइटोलॉजी से 4 क्वेश्चन, और साइटोलॉजी को ही कम लोगों ने पढ़ा हुआ है। साइटोलॉजी की क्लास 7000 लोगों ने की है और हिस्टोपैथोलॉजी की क्लास 18000 लोगों ने की है। अब आप समझ लीजिएगा। आगे देखिए, अगला फिर हिस्टो से क्वेश्चन आया है कि हिस्टोलॉजी इज द साइंस, हिस्टोलॉजी जो है साइंस है विच डील करती है विद द डैश ब्रॉट अबाउट इन द ह्यूमन बॉडी बाई डैश एंड आइडेंटिफाइंग इट्स काजेस। ठीक, अब देखो ये थोड़ा सा यहां से खेलने वाला है, अब इनको पुट करना पड़ेगा आपको। अब कह रहे हैं डील्स, जो हिस्टोलॉजी होती है वो डील करती है स्ट्रक्चरल चेंजेस में, स्ट्रक्चरल चेंजेस बॉट अबाउट द ह्यूमन बॉडी बाई डैश डिजीज। ठीक है, डिजीज में क्लिनिकल चेंजेस नहीं मेरे भाई, क्लिनिकल चेंजेस पे भी नहीं जाएंगे, पर्सनालिटी पे भी नहीं जाएंगे, बिहेवियर पे भी नहीं जाएंगे। क्यों, हिस्टोपैथोलॉजी आप देखते हैं क्या देखा जाता है, हिस्टो में टिश्यू देखा जाता है। ठीक, और टिश्यू में हम लोग क्या देखते हैं कि उसके स्ट्रक्चर में कोई चेंजमेंट तो नहीं हुआ है, कुछ स्ट्रक्चर उसका बदल तो नहीं रहा है, तो यहीं से ही ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, और इसको आप फिट करेंगे, फिट बैठ जाएगा। आगे आपको देखने की जरूरत नहीं। हिस्टो में पर्सनालिटी देखते हैं, हिस्टो में क्लिनिकल चेंजेस देखते हैं, हिस्टो में बिहेवियरल चेंजेस देखते हैं, नहीं भाई। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। आगे चलते हैं, विच इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। फंक्शनल यूनिट क्या है किडनी की। मैंने बहुत बार क्वेश्चंस ऐसे जब कराता था छोटे छोटे, तो बहुत सारे लोग कमेंट करते थे कि सर उसका लेवल थोड़ा बढ़ा दीजिए क्वेश्चन का, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन करा रहे हैं, अब ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं। मेरे भाई राजस्थान एनएचएम 2025 का अभी का पूछा हुआ पेपर है, ऐसे हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और बेसिक क्वेश्चन आपको आने चाहिए। और जब भी मैंने ऐसे क्वेश्चन बेसिक आया होगा तो मैंने सिर्फ इस चीज पे ही नहीं बता दिया कि जो फंक्शनल यूनिट किडनी की है उसको क्या बताया, मैंने तुरंत बता दिया कि ये नेफ्रॉन होगा। मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी बनाया, मैंने नेफ्रॉन में बताया कि पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, वुमेन कैप्सूल होता है, क्या होता है, सब कुछ बताया। तो आप इस चीज को समझिएगा, बेसिक जो है आप क्या करते हैं, जैसे 100% है और 100% में आप जानते हैं 70% आपका बेसिक और 30% थोड़ा सा अच्छा, और इसमें भी और अच्छे से जाएं तो यहां पर बात करेंगे जो
20%, 20% और 10%। 70% एकदम बेसिक आपका मिलेगा पेपर में, 20% आपको मीडियम होगा और 10% ऐसा रहेगा जो कुछ ही बच्चे इसको कर पाएंगे। तो आप लोग किस पे भागते हैं? इस 10% पे। और यहां आप लोग क्या करते हैं? मात खा जाते हैं और क्वेश्चन गलत करते हैं। लेकिन आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले आपको इस पर भागना चाहिए। ये क्वेश्चन आपको बेसिक बेहतरीन आने चाहिए। देखते ही आप इनको क्वेश्चन गलत ना हो, देखते ही आप इनका क्वेश्चन का आंसर सही कर पाए। तो इन पर ना भाग के आप 70% जो बेसिक चीजें हैं उन पर आप जाएं, उनको आप पकड़ बना लें। जब वो आपके बेहतरीन हो जाए देन आप आगे चीजों को तैयार कीजिए। विच टाइप ऑफ ज्वाइंट फाउंड इन द शोल्डर? ये जो शोल्डर हैं, ये शोल्डर, इनमें कौन से टाइप के जो है ज्वाइंट पाए जाते हैं? आपका जो है ह्यूमन एनाटॉमी से दूसरा क्वेश्चन। ठीक, नहीं ये तो तीसरा है, क्योंकि आपके जो थोरेसिक कैविटी, एब्डोमेन कैविटी, ये भी आपका ह्यूमन एनाटॉमी का ही था। ये तीसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इस तीसरे क्वेश्चन में पूछा है कि शोल्डर जो है ये हम ऐसे से घुमा रहे हैं। ठीक, ये क्या हो गया? ये बाल एंड सॉकेट जॉइंट है। इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। बहुत ही बेहतरीन लेवल की मैंने जो है आप देखोगे प्लेलिस्ट पढ़ी है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी कराई है, बहुत ही शानदार लेवल की। बाल एंड सॉकेट जॉइंट, यहां पर मैंने डायग्राम भी लगाया है। ठीक, देखो बाल एंड सॉकेट जॉइंट पहला ही शोल्डर और हिप जॉइंट लिख रखा है, पूरा डायग्राम बनाया है, चीजों को समझाया है, बताया है। ये पुराना वीडियो है, 6-7 महीने या साल भर का हो गया होगा। और यहाँ पर देखिए डीएमएलटी फर्स्ट ईयर लिखा था कि पैरामेडिकल के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी एनाटॉमी क्लास 2 है। ठीक, पहली वाली क्लास में डाइजेशन, रेस्पिरेशन ये सब कराया, दूसरी वाली क्लास में आपका जो है ये बोन वाला चैप्टर कराया था। और इसमें जो है आगे शायद वो भी है, क्या कहते हैं इसमें, ये आपका मसल वाला, ठीक, वो भी कराया। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर क्लासेस, एकदम रिफाइंड कंटेंट है। देखो मैंने कुछ लिखा नहीं है कि बाल एंड सॉकेट जॉइंट डैश लगा के शोल्डर जॉइंट लिखा और हिप जॉइंट लिखा। तो इस तरीके से मैंने क्लासेस को करवाया है और ऐसे हर कोई क्लास मैंने करवाई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जुड़े रहिए, आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन और शानदार मिलेंगी। हु डिमॉन्स्ट्रेट द रोल ऑफ बैक्टीरिया इन कॉजिंग डिजीज? जो डिजीज काज करने, किसने खोजा है जो बैक्टीरिया का रोल होता है काज करने का डिजीज? ये किसने खोजा था? रॉबर्ट कोच ने खोजा है, एडवर्ड जेनर ने खोजा है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, या जोसेफ लिस्टर ने? अब देखो मेरे भाई, जो रॉबर्ट कोच थे इन्होंने क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो काज कर देते हैं डिजीज को। ठीक है, उसके बाद आप देखिएगा एडवर्ड जेनर लिखा हुआ है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा हुआ है। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था मेरे भाई? स्मॉल पॉक्स वैक्सीन जो है इन्होंने डिस्कवर की थी स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करोगे तो ये आपको पता भी होगा और ये आपको याद भी होगा। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। उसके बाद जोसेफ लिस्टर की बात करोगे तो जोसेफ लिस्टर, एंटीसेप्टिक सर्जरी जोसेफ लिस्टर ने। आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है एलाइजा। एलाइजा किस पर बेस्ड होता है? इम्यूनोफिजिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे, रेडियो एक्टिविटी पे, या इम्यूनोलॉजिकल रिएक्शन पे, या इम्यूनोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पे? एलाइजा, एलाइजा को मैंने जितनी बार बताया है तो ये आपसे बोला है कि इसका फुल फॉर्म आप याद कर लीजिएगा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्बेंट एसे। और ये मेरे भाई बेस होता है, ये बेस्ड होता है एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन पर। और ये कैसा होता है? इम्यूनोकेमिकल। कैसा? इम्यूनोकेमिकल होता है। आप जानते हैं फिजिकल नहीं होता है, केमिकल होता है। आप ये जानते हैं कि जब आप देखा होगा कि इसमें एंजाइम्ड लेबल्ड एंटीबॉडी होते हैं, और जो एंजाइम लेबल्ड एंटीबॉडी होते हैं कलर प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, कलर प्रोड्यूस करते हैं, ये चीज आपको पता होगी, बेसिक चीज है। फिजिकल आप देखो, फिजिकल चेंजेस क्या है, केमिकल चेंजेस क्या है, कलर चेंज कैसा है, केमिकल चेंज है। तो इस तरीके से अभी आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, टिश्यू जो है कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ द टाइप ऑफ सेल। अब ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। अब इस क्वेश्चन को आप कैसे निकालेंगे आप समझिएगा। आप ये जानते हैं हमारा जो है बॉडी किससे मिलकर बनी है? सेल से मिली है। और जब कई सारी एक जैसी सेल मिलकर क्या बनाती हैं? टिश्यू बनाती हैं। क्या होता है? एक जैसी सेल्स मिलकर क्या करती हैं? टिश्यू बनाती हैं। ठीक, यहां पर लिखा हुआ है टिश्यू कंसिस्ट ऑफ, टिश्यू कंसिस्ट ऑफ यानी बहुत सारी एक जैसी सेल। तो यहां पर लार्ज लिखा है, डिफरेंट लिख दिया, ये भी गलत हो गया। 10 लिखा है, ये भी गलत है। और सेम लिखा हुआ है, तो इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बहुत सारी एक जैसी सेल्स जो है मिलकर टिश्यू का निर्माण करती हैं। ठीक, इसका ए ऑप्शन मेरे भाई क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा।
देखो मेरे भाई, ये थे 50 क्वेश्चन जो हम लोगों ने डिस्कस किए अभी तक का। आप लोग देखें कि इन 50 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन एकदम बेसिक से थे और कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे या जो आप नहीं कर सकते थे। मेरी बात मानिए आप, 50 क्वेश्चन, और मैंने आपको बोर्ड पे लिख रखा है कि 50 में से 47 क्वेश्चन आपके जो आप देख कर ही कर सकते थे, और 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको मेरे भाई मैंने आपको बताया जो आपके आउट ऑफ सिलेबस दिख रहे हैं। ठीक है, तो 47 क्वेश्चन आप इनको एज इट इज कर सकते थे। अब ये जो बचे वाले क्वेश्चन है नेक्स्ट, अभी और भी क्वेश्चन है, 50 तक क्वेश्चन है। ठीक, 48 या 50 क्वेश्चन है जिनको हम लोग नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे, क्योंकि फिर ये क्लास बहुत लंबी होती जा रही है। ठीक है, तो अब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा इन 50 क्वेश्चन में से कितने आपके क्वेश्चन सही हुए। ये हमें पता चलेगा इससे कि आपका लेवल क्या है और हमें किस लेवल की अभी आप पर मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए थे मेरे भाई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, वीडियो हेल्पफुल लग रहा है, तो अपने यार दोस्तों में इसको जरूर शेयर कीजिएगा। कल की क्लास में हम लोग ये बचे वाले क्वेश्चन 50 डिस्कस करने वाले हैं, तो मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।